भाई लांग, मुझे उसे कुचलने दो। यान मोचेन ने लगातार उन्हें उकसाया था, जिससे अच्छे व्यवहार वाले वाइल्ड भी चिढ़ गए थे। इतना हिंसक मत बनो। सारा दिन लड़ना और मारना अच्छा नहीं है। मैंने मेंकी से वादा किया है कि मैं अपने गुस्से पर काबू रखूंगा और एक अच्छा शिष्य बनूंगा। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। भाई लांग, वाइल्ड ने अपना सिर खुजलाया, कुछ समझ नहीं पाया। कभी कभी आपको अपना गुस्सा निकालने के लिए लोगों को मारने की जरूरत नहीं होती। भविष्य में जुआंटियन दाओ संप्रदाय में मेरा आदर्श वाक्य होगा, अगर मैं आपको मौत के घाट उतार सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से आपको मौत के घाट नहीं उतारूंगा। लड़ाई बहुत बर्बर है। इसमें कोई तकनीक नहीं है, न ही इसे देखना मजेदार है। यह उबाऊ है। अब जब हम सेंट्रल प्लेन्स में हैं, तो हम रुतबे वाले लोग हैं। हम पूरे दिन लड़ने वाले ग्रामीणों की तरह नहीं हो सकते। हमें और अधिक उच्च श्रेणी के खेल खेलने चाहिए, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। टांग वानेर ने सिद्धार्थ की दुष्ट मुस्कान और उसकी आंखों में वह जानी पहचानी शरारती चमक देखी। वह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा वह तब था जब वह 108वें मठ में शामिल हुआ था। बॉस, हमें कैसे खेलना चाहिए? गो रैन ने पूछा। इस खेल के लिए कोई तय रूटीन नहीं है। बस परिस्थिति के अनुसार काम करो। जो भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करे, उसे हराने के लिए तुम जितने भी संसाधन और नियम इस्तेमाल कर सकते हो, उनका इस्तेमाल करो। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई सजा नहीं है, क्योंकि यह नियमों के अंतर्गत है। संक्षेप में, बस इंतजार करो। एक बार पंजीकरण समाप्त हो जाने के बाद वे निश्चित रूप से नियमों पर चर्चा करेंगे, इसलिए सभी ध्यान से सुनो। नियम बहुत ही रोचक चीजें हैं। जब तक नियम हैं, तब तक खामियां भी हैं, और मैं उन खामियों को खोजने का काम तुम्हें सौंप रहा हूं। गो रैन, तुम्हारा दिमाग ठीक है, इसलिए मुझे निराश मत करना। सिद्धार्थ ने उसके कंधे पर थपथपाया। उसके शब्द सच्चे और दिल से निकले हुए थे। मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगा, बॉस, गो ने आत्मविश्वास से दौड़ते हुए कहा। यह करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। मेन क्यों अवाक रह गई। लेकिन अगर यह उसे लोगों को मारने से रोक सकता है, तो उसे लगा कि यह इसके लायक है। सिद्धार्थ कभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका मन बदलना आसान हो, इसलिए उसे इस बात पर सहमत होते देखकर उसे बहुत सुकून मिला। ड्रैगन ब्लड योद्धाओं के क्रोधित भावों को देखकर यान मोचेन मुस्कुराया। अपनी भूसे की चप्पलों को जमीन पर घसीटते हुए वह रजिस्टर करने के लिए ऊपर गया। बस एक ग्राउंड बीटल। गो रान ने अपना सिर हिलाया। उसकी बिना आस्तीन की वास्कट, चौड़ी अंडरपैंट और पुआल के सैंडल के साथ उसका वर्णन करने का कोई और तरीका नहीं था। यान मोचेन, बैंगनी सोना आत्मा जड़, उच्च पृथ्वी स्तर आत्मा रक्त, उच्च पृथ्वी स्तर पृथ्वी ऊर्जा, रैंक 5 आकाशीय। यान मोचेन के आंकड़ों ने बहुत ज्यादा परेशानी नहीं पैदा की, क्योंकि पहले से ही उनके अड़ियल रवैये ने उनकी ताकत साबित कर दी थी। वे स्पष्ट रूप से पश्चिमी रेगिस्तान के शीर्ष विशेषज्ञ थे। लेकिन यान मोचेन को केवल एक साधारण जेड प्लेट प्राप्त होने पर थोड़ी निराशा हुई। अब वहां 2 5वें दर्जे के दिव्य प्राणी थे, दक्षिणी सागर से झाओजियान और जमीनी भृंग यान मोचेन। वे चांगहाई, बैंगनी सोना आत्मा जड़, उच्च पृथ्वी स्तर आत्मा रक्त, मध्य पृथ्वी स्तर जल ऊर्जा, रैंक 5 दिव्य। अंत में एक तीसरे दर्जे का 5वां दिव्य प्राणी प्रकट हुआ। वह बहुत सुंदर था, लेकिन उसमें एक तरह की स्त्रीत्व की भावना भी थी। यह 5वीं रैंक का सेलेस्टियल भी दक्षिणी सागर से आया था। एक क्षेत्र से 2 5वीं रैंक के सेलेस्टियल का पैदा होना चौंकाने वाली बात थी। वेई चांगहाई को भी विशेष कुलीन शिष्य जेड प्लेट नहीं मिली। इससे उस व्यक्ति को खुद को थप्पड़ मारने की इच्छा हुई जिसने प्लेट न मिलने की शिकायत की थी। लेकिन किसी भी चीज के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वेई चांगहाई दक्षिणी सागर के समूह में वापस आ गया। उसने झाओ जियान से कुछ कहा, लेकिन उसने उसे अनदेखा करने से पहले सिर्फ एक संक्षिप्त विनम्र उत्तर दिया। वेई चांगहाई ने इस नरम अस्वीकृति की परवाह न करते हुए थोड़ा मुस्कुराया। पाखंडी। उसकी मुस्कान को देखकर यह बताना आसान है कि वह किसी बुरी योजना के बारे में सोच रहा है। उसके जैसा कोई किसी महिला का पीछा करना चाहता है। उस खूबसूरत बहन ने उसे अनदेखा करके सही किया, वरना यह वाकई एक फूल को खाद के ढेर में फंसाने जैसा होता, टांग वानेर ने ठंडे स्वर में कहा, और वह उसकी नकली मुस्कान को घूरने लगी। वानेर, दूसरे लोगों के मामलों में मत पड़ो, मिंडकी ने अवाक होकर कहा। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मुझे यकीन है कि वह आदमी अच्छा इंसान नहीं है, टांग वानेर ने कहा। आप कैसे बता सकते हैं? मिंकवी ने आह भरते हुए कहा। उसकी तुलना सिद्धार्थ से करो और तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, टांग वानर ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा।
सिद्धार्थ खुद को संतुष्ट महसूस करने से नहीं रोक पाया क्योंकि तांग वानेर ने शायद ही कभी उसकी तारीफ की हो। वह अनजाने में थोड़ा सीधा खड़ा हो गया। उस व्यक्ति की नजर उसकी विकृत इच्छाओं को अंदर ही अंदर छिपा रही है ताकि दूसरे उसके बाहरी रूप से मूर्ख बन जाएं, लेकिन वह किसी को मूर्ख नहीं बना सकता। फिर सिद्धार्थ को देखो, वह कभी भी अपने घृणित विचारों को छिपाने की जहमत नहीं उठाता, तांग वानेर ने आगे कहा। सिद्धार्थ का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने वास्तव में व्यर्थ ही सोचा था कि तांग वानेर का चरित्र बदल गया है। अब उसे लगा कि वह बहुत भोला है, लेकिन तांग वानेर के लिए वी चांगहाई के पाखंडी स्वभाव को सिर्फ एक नजर में समझ पाना काफी दुर्लभ था। सिद्धार्थ सिर्फ इसलिए दूसरे लोगों की भावनाओं को समझ सकता था क्योंकि उसके पास 9 सितारा हेगमोन बॉडी आर्ट था। पूर्वी बंजर भूमि का जंगली जानवर। अन्य शाखा संप्रदायों में समान या समान नाम वाले कई लोग थे, इसलिए उन्हें ध्यान से सुनना पड़ता था। लेकिन पूर्वी बंजर भूमि के लिए यह आसान था क्योंकि समान नाम होने की संभावना काफी कम थी। वाइल्ड, जागो, अब तुम्हारी बारी है। गुयांग ने वाइल्ड को जगाने की कोशिश में उसे कई बार धक्का दिया। वाइल्ड नींद में डूबा हुआ रजिस्टर करने के लिए चला गया। जब उसने जांच के लिए अपना मुंह खोला तो उस शिष्य के चेहरे का भाव बदल गया। आप, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन किंगक्सुआन, कृपया आकर देखिए। वाइल्ड के मुंह की जांच करने पर वह शिष्य पूरी तरह से चकित रह गया। म्यू किंगक्सुआन ने आकर जो देखा उसकी पुष्टि की। उसके दांतों पर खून की हल्की लकीरें थीं, जैसे दिव्यरून, और वे धातु जितने कठोर या कपास जितने मुलायम हो सकते हैं। यह पौराणिक बर्बर जाति की निशानी है। लेकिन क्या बर्बर जाति बहुत समय पहले विलुप्त नहीं हो गई थी? म्यू किंगक्सुआन भी हैरान था। यह सुनकर सिद्धार्थ चौंक गया। सेंट्रल प्लेन्स वाकई बहुत प्रभावशाली थे। यहां तक कि ये शिष्य भी बर्बर जाति के बारे में बहुत कुछ जानते थे। वाइल्ड के दांत वाकई डरावने थे। किसी भी जादुई जानवर की खाल आसानी से फाड़ी जा सकती थी और यहां तक कि उनकी हड्डियां भी कुचली जा सकती थीं। जब से एल्डर शाह ने उसे वह स्थानिक ओवन दिया था, तब से वह एक बार में 5 या 6 समुद्री राक्षसों को खा जाता था। स्थानिक शक्ति के कारण समुद्री राक्षस स्नैक्स में संकुचित हो गए थे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनका आकार छोटा था। इसका मतलब यह नहीं था कि उनके मांस की ताकत कम हो गई थी। ऐसे शक्तिशाली समुद्री राक्षसों को वाइल्ड ने आसानी से निगल लिया और उसने उनके दांत भी नहीं थूके। उस समय लोग हंसते थे, कहते थे कि उसके दांत किंग आइटम के बराबर थे। इस जगह को अभी खाली छोड़ दो, अगली जगह जाओ। म्यू किंगक्सुआन ने अपना सिर हिलाया, लेकिन कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उस शिष्य ने मौके पर ही नस्ल के लिए पुष्टि करने में असमर्थ लिख दिया। फिर उसके नीचे छोटे शब्दों में उसने लिखा, पौराणिक बर्बर जाति में से एक होने का संदेह है। उसकी आत्मिक जड़ भिन्न है। अपनी आत्मिक जड़ का परीक्षण करते समय उस शिष्य ने चौंककर चीख मारी। हर कोई चौंक गया। उन्हें यह भी समझ में नहीं आया कि एक भिन्न स्पिरिट रूट का क्या मतलब है। परीक्षण पत्थर को अपने 5 रंगों में से एक को रोशन करना चाहिए था, लेकिन अब उसके 5 रंग यादृच्छिक आवृत्तियों पर रोशन हो रहे थे। म्यू किंगक्सुआन और 4 बुजुर्गों ने एक ही समय में परीक्षण पत्थर की जांच की। वे सभी खुश थे और एक पल के विचार के बाद उनमें से एक ने कहा, इस पीढ़ी में वास्तव में एक जन्मजात भिन्न आत्मा जड़ दिखाई दी। यह आश्चर्यजनक है। जल्दी करो, उच्च अधिकारियों को सचेत करो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे खुद ही ले आऊंगा। चारों बुजुर्गों ने स्तब्ध वाइल्ड को सीधे खींच लिया और वह सबकी नजरों से ओझल हो गया। म्यू किंगक्सुआन को भी अपने सदमे से उबरने में काफी समय लगा। सिद्धार्थ और बाकी लोगों से उसने कहा, बधाई हो, तुम्हारा यह भाई शायद किसी उल्कापिंड की तरह आसमान छू रहा होगा। उसकी भविष्य की उपलब्धियां ऐसी होंगी कि हमें भी उनका सम्मान करना होगा। सिद्धार्थ को एक और मामला याद आया जिसमें एक अलग तरह की आत्मा जड़ शामिल थी। उस दृश्य में 2 खुरदुरे हाथ एक बच्चे को कोमलता से पकड़े हुए थे। हाँ, ड्रैगन स्वर्ग में दहाड़ता है, धूल की नश्वर दुनिया पर अहंकार से नीचे देखता है। मेरे बेटे सिद्धार्थ के पास एक वेरिएंट स्पिरिट रूट, एक दिव्य स्पिरिट बोन और सर्वोच्च स्पिरिट ब्लड है। वह निश्चित रूप से 9 स्वर्गों से ऊपर एक शीर्ष व्यक्ति बन जाएगा जो अहंकार से बाकी सभी को नीचे देखेगा। सिद्धार्थ को यकीन था कि बच्चा वही है और हंसता हुआ आदमी उसका जैविक पिता है। तभी एक नरम, लाड़-प्यार भरी आवाज सुनाई दी जो उसकी मां की होनी चाहिए थी। अब जब उसने फिर से वेरिएंट स्पिरिट रूट शब्द सुना तो उसे तुरंत कई संभावनाएं सूझी। उसने जल्दी से म्यू किंगक्सुआन से पूछा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भन किंगक्सुआन, क्या मैं पूछ सकता हूं कि वेरिएंट स्पिरिट रूट क्या है? क्या इसकी कोई विशेष उत्पत्ति है?
विविध आध्यात्मिक जड़ें। मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन ज्यादातर आध्यात्मिक जड़ों को कांस्य, चांदी, सोना, गहरा सोना और बैंगनी सोने के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन 5 श्रेणियों से ऊपर विभिन्न आध्यात्मिक जड़ें हैं। माना जाता है कि ये विभिन्न आध्यात्मिक जड़ें कई अलग अलग प्रकारों में विभाजित हैं, लेकिन जिनके पास ऐसी आध्यात्मिक जड़ें हैं वे बहुत ही दुर्लभ हैं। म्यू किंगक्सुआन ने आह भरी। किसी ने पूछा, कितना दुर्लभ? बहुत दुर्लभ है। वह पश्चिमी रेगिस्तान का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और वह स्पष्ट रूप से ईर्ष्यालु था। मैं इसे इस तरह से कहूंगा, वे इतने दुर्लभ हैं कि शायद ही कोई दशकों या यहां तक कि एक सदी के भीतर मार्शल हेवन महाद्वीप पर दिखाई दे, म्यू किंगक्सुआन ने कहा। इस बात ने सभी को हिलाकर रख दिया। मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट में असंख्य साधक थे, लेकिन एक भिन्न आत्मा जड़ वाला कोई व्यक्ति एक सदी में एक बार भी प्रकट नहीं हो सकता था। यह बहुत अतिशयोक्ति थी। बेशक यह केवल जन्मजात भिन्न आत्मा जड़ों को संदर्भित करता है। कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी आत्मा जड़ को बैंगनी सोने के ग्रेड तक पहुंचने के बाद इसे एक बार फिर से भिन्न आत्मा जड़ में विकसित कर सकते हैं, लेकिन ऐसी आत्मा जड़ की तुलना किसी जन्मजात से नहीं की जा सकती। इसीलिए चारों बुजुर्ग इतनी जल्दी भाग गए। इतना बड़ा मामला पूरे जुआंटियन दाओ संप्रदाय को हिलाकर रख देगा। मुझे यकीन है कि वे उसे काफी पुरस्कार देंगे। वाइल्ड की उपस्थिति ने म्यू किंगक्सुआन को काफी खुश कर दिया था और वह अपने दोस्ताना रवैये पर लौट आई। हाँ, यह बहुत बढ़िया है। वाइल्ड की देखरेख में हम जितना चाहें उतना दबंग बन सकते हैं, गोरान ने हंसते हुए कहा। जूनियर भाई, आपकी खुशी समय से पहले है। जुआंटियन दाओ संप्रदाय की रैंकिंग बहुत स्पष्ट है। यदि आप पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं हैं, तो आप उसे अपने जीवनकाल में फिर कभी नहीं देख पाएंगे, म्यू किंगक्सुआन ने कहा। क्या? गोरैन दंग रह गया। आपको जल्द ही एहसास हो जाएगा कि जुआंतियान दाओ संप्रदाय कुछ ऐसा नहीं है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। यह कहने के बाद म्यू किंगक्सुआन पंजीकरण जारी रखते हुए आगे बढ़ गया। नॉर्दर्न सोर्स के हान युनशान, एक सफेद लबादा पहने आदमी बाहर आया। जब वह पूर्वी बंजर भूमि के शिष्यों के पास से गुजरा तो वह अचानक रुक गया और सिद्धार्थ को घूरने लगा। तुम्हें सिद्धार्थ होना चाहिए, है ना? मैं तुम्हें कुत्ते की तरह कुचल दूंगा। क्या तुमने इतना ज्यादा कुत्ते का खाना खाया है कि तुम्हारे मुंह से ऐसी गंदगी निकल रही है? मैंने तुम्हें कब उकसाया? सिद्धार्थ ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा। क्या ये सभी बेवकूफ अपनी दवा लेना भूल गए थे? उन्हें हमेशा उसे ही क्यों निशाना बनाना था? वह यह भी नहीं जानता था कि यह हान युनशान कौन है, लेकिन उसने तुरंत उसे उकसाया। क्या वह इतना अप्रिय लग रहा था? असहनीय रूप से असभ्य कचरा। बस रुको, जब मुकदमा खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने को मजबूर करूंगा, हान युनशान ने उसे अनदेखा करने और उसका नाम बताने से पहले कहा। क्या इन लोगों को कोई मानसिक बीमारी है? मैं वाकई इन बेवकूफों को मारना चाहता हूं। वे इतने मूर्ख कैसे बन गए? गोरैन ने कोसा। प्रारंभिक भेदभाव समझ में आता था, क्योंकि पूर्वी बंजर भूमि का पक्ष वास्तव में बहुत कमजोर था और अन्यों की तुलना में उसका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन उत्तरी स्रोत से आए इस मूर्ख ने तुरंत सिद्धार्थ को निशाना बनाया, जिससे सभी क्रोधित हो गए। जब तक सिद्धार्थ ने कहा, वे इस आदमी को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उसकी आवाज नाराजगी भरी लग रही थी। उसे सिद्धार्थ के साथ पहले भी कुछ लेन देन करना चाहिए था, नहीं तो वह उसे इस तरह से निशाना नहीं बनाता। मेंकी ने हान युनशान की पीठ की ओर देखते हुए कहा। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। हमारे बीच पास डीलिंग कैसे हो सकती है? सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। क्या उत्तरी स्रोत वह जगह नहीं है जहां बहन जिक्यू है? क्या यह हो सकता है? तांगवानेर को अचानक समझ में आ गया। कोई रास्ता नहीं। सिद्धार्थ को भी शक हुआ। क्या वाकई इसका ये जिक्यू से कुछ लेना देना हो सकता है? हान युनशान बैंगनी सोने की आत्मा जड़, उच्च पृथ्वी स्तर आत्मा रक्त, उच्च पृथ्वी स्तर बर्फ ऊर्जा, रैंक 5 आकाशीय, एक और रैंक 5 दिव्य, और वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। बहुत से लोगों ने दयनीय दृष्टि से सिद्धार्थ को देखा। परीक्षण अभी शुरू भी नहीं हुआ था और 2 शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों ने उस पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। इससे पहले वह और यान मोचेन लगभग लड़ने लगे थे। अब हान युनशान उसके प्रति और भी अधिक शत्रुतापूर्ण हो गया था। सीधे तौर पर कह रहा था कि वह व्यक्तिगत रूप से सिद्धार्थ को कुचल देगा। वह वास्तव में बदकिस्मत था। हालांकि केवल कुछ ही लोगों को वास्तव में उस पर दया आई और उनमें से ज्यादातर महिलाएं थीं। बाकी लोगों में से ज्यादातर ने उसकी बदकिस्मती पर खुशी से उसे देखा। उन्होंने पूर्वी बंजर भूमि के लिए तिरस्कार दिखाया
और अपने बीच विशेष कुलीन शिष्यों को उभरते हुए देखने के बाद वे बाकी लोगों को दबा हुआ देखने के लिए उत्सुक थे। हालांकि दिलचस्प बात यह थी कि हान युनशान के पास इतनी उच्च गुणवत्ता वाली बर्फ ऊर्जा थी, लेकिन उसे एक विशेष अभिजात वर्ग शिष्य जेड प्लेट नहीं मिली थी। ऐसा क्यों है? हान युनशान थोड़ा असंतुष्ट था। बर्फ की विशेषता दुर्लभ थी, इसलिए वह आश्वस्त नहीं था। अन्य स्थानों पर बर्फ की विशेषता दुर्लभ हो सकती है, लेकिन उत्तरी स्रोत बर्फ की खेती करने वालों की भूमि है और इसलिए यह वहां दुर्लभ नहीं है। इसी तरह यहां समान संविधान वाले बहुत से लोग हैं, इसलिए आपको विशेष नहीं माना जा सकता है, म्यू किंगक्सुआन ने उदासीनता से कहा। उसके शब्द विनम्र थे, लेकिन उसका मतलब साफ था, अपने आप को इतना खास मत समझो। सेंट्रल प्लेन्स में तुम कुछ भी नहीं हो। हान युनशान ने उससे बहस करने की हिम्मत नहीं की। वह अपनी तरफ लौट आया, लेकिन जैसे ही वह पूर्वी बंजर भूमि के लोगों के पास से गुजरा, उसे कुछ उग्र जयकारे मिले। हा 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 हा। ड्रैगनब्लड योद्धाओं ने कुछ नहीं कहा। वे बस हान युनशान को देख रहे थे और हंस रहे थे। हान युनशान पहले से ही चिढ़ गया था और उस उपहासपूर्ण हंसी के साथ उसकी शक्तिशाली बर्फ ऊर्जा तुरंत हवा में भर गई। मुझे कार्रवाई करने के लिए मजबूर मत करो, म्यू किंगक्सुआन ने चेतावनी दी। हा 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 हा। ड्रैगनब्लड योद्धा हंसते रहे। उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ हंसने से ही वे हान युनशान को पूरी तरह से क्रोधित करने में सफल हो गए, जबकि उसने हमला करने की हिम्मत नहीं की। बेवकूफ, अब उसे आखिरकार अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ रही है। यह बहुत ताजगी देने वाला है, गो रैन ने हान युनशान को दांत पीसते हुए देखकर आनंद लेते हुए कहा। यह वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ है न? पंजीकरण जारी रहा और 1 घंटे बाद उत्तरी स्रोत से एक युवती जिसने अभी अभी पंजीकरण कराया था, सिद्धार्थ के पास आई। क्या कोई बात है? सिद्धार्थ ने पूछा। मेरा वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन जिक्यू के साथ रिश्ता है और एक बार मुझे अमरपथ में उनके द्वारा बचाया गया था। मैं कृतघ्न नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं आपको उनके बारे में कुछ बातें बताने आई हूं, युवती ने कहा। यह सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए। वे जानना चाहते थे कि हाल ही में ये जिक्यू कैसी थी, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसे अमरपथ पर महसूस किया था, लेकिन वास्तव में उसे देखा नहीं था। क्या वह अभी भी ठीक है? तांग वानर ने पूछा। वह बहुत अच्छी है। उसके पास एक बहुत ही दुर्लभ जन्मजात बर्फ शरीर है और उसकी आत्मा जड़ भी भिन्न है। उसकी प्रतिभा अभूतपूर्व है और उसे पिछले 10,000 वर्षों में उत्तरी स्रोत की शीर्ष प्रतिभा होने का दावा किया जाता है। उत्तरी स्रोत के चिलिंग आइस पैलेस में उसके अनगिनत अनुयायी और उपासक थे, लेकिन उसने एक बार कहा था कि वह जिस व्यक्ति से प्यार करती है वह पूर्वी बंजर भूमि में था। जब तक वह व्यक्ति नहीं मरता, उसका प्यार भी नष्ट नहीं होगा। पहले तो लोगों को लगा कि वह सिर्फ प्रेमी को मना करने का बहाना बना रही है, लेकिन बाद में उसने आपका नाम बताया और यहाँ तक कि कुछ लोगों को हार मानने के लिए आपकी छवि भी सार्वजनिक कर दी। हालांकि कुछ लोग उसे परेशान करते रहे और उनमें से एक वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई हान युनशान था। वह मूल रूप से बहन जिक्यू का वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई था, लेकिन उसने एक बार अपने शब्दों से आपका अपमान किया और परिणामस्वरूप वरिष्ठ प्रशिक्षु भन जिक्यू ने लगभग अपनी जान ले ली। महल के मालिक को उसे रोकना पड़ा और उसके बावजूद चीजों को बीच में रोकना संभव नहीं था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भन जिक्यू ने कहा कि अगर वह रुका तो वह चली जाएगी। परिणामस्वरूप वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई हान युनशान को चिलिंग आइस पैलेस से निष्कासित कर दिया गया। यही कारण है कि उसे सेंट्रल प्लेन्स के दिव्य आइस पैलेस में जाने के बजाय हमारे साथ जुआंटियन दाओ संप्रदाय में शामिल होना पड़ा। वाह, बहन जिक्यू बहुत शक्तिशाली है। मैं वास्तव में उसे फिर से देखना चाहता हूँ। कभी कभी मैं सपने देखता हूँ कि कैसे उसने और इस बदमाश ने 108वें मठ में गहन आत्मा फल छीन लिया, तांग वानेर ने कहा। सिद्धार्थ भी भावुक हो गया। उसने पूछा, दिव्य बर्फ महल यहाँ से कितनी दूर है? अगर हमें मौका मिला तो हम जरूर जाएंगे और उसे देखेंगे। सिद्धार्थ उसकी यादों में खो गया। गिरने से पहले उसके चेहरे पर खिली आखिरी मुस्कान अभी भी उसके दिल में अंकित थी। हालांकि वह जानता था कि ये जिक्यू अभी भी जीवित है, लेकिन उसे देखे बिना उसका दिल शांत नहीं हो पा रहा था। सपने देखते रहो। तुम्हारे जैसी चींटी के पास दिव्य बर्फ महल में जाने की योग्यता नहीं है, दूर से हान युनशान ने पुकारा। वह स्पष्ट रूप से इस पूरे समय ध्यान दे रहा था, फिर भी छिपकर सुनने के लिए आत्मा ऊर्जा का उपयोग करना वर्जित था। हान युनशान गो रैन क्रोधित हो गया। तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे काटोगे? हान युनशान ने व्यंग्य किया। तेरी मां को चोदो, गो रैन ने कोसा। सभी लोग चुप हो गए, यहां तक कि पंजीकरण के प्रभारी वरिष्ठ शिष्य भी भौंचक्के रह गए।
उत्तरी स्रोत के एक शिष्य ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, पूर्वी बंजर भूमि से आने वाला कचरा हर गुजरते साल के साथ और भी अधिक मोटा होता जा रहा है। गो रैन, उन पर ध्यान मत दो। एक बार जब हम ट्रायल में प्रवेश करेंगे तो हम उन्हें सिखाएंगे कि फूल लाल क्यों होते हैं। सिद्धार्थ ने गो रैन के कंधे पर थपथपाया। ठीक है, अगर बॉस इसे संभाल रहे हैं तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। गो रैन ने सिर हिलाया। गो रैन को सिद्धार्थ के तरीके सबसे ज्यादा समझ में आते थे। अगर सिद्धार्थ उन्हें सबक सिखाने का वादा करता तो वह निश्चिंत हो जाता। बहन, क्या आप जानती हैं कि दिव्य बर्फ महल कहाँ है? मेंगक्वी ने पूछा। युवती ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, क्योंकि उत्तरी स्रोत में शाखा जुआंटियन दाओ संप्रदाय कई महान शक्तियों में से केवल एक है। जुआंटियन दाओ संप्रदाय और चिलिंग आइस पैलेस के अलावा सेंट्रल प्लेन्स से कई अन्य हैं जिन्होंने उत्तरी स्रोत में शाखा संप्रदायों की स्थापना की, और वे शायद ही कभी सेंट्रल प्लेन्स के बारे में कुछ भी उल्लेख करते हैं। यह सुनकर सिद्धार्थ और अन्य लोगों ने आह भरी। अब उन्हें एहसास हुआ कि पूर्वी बंजर भूमि की शाखा संप्रदाय ने उनके क्षेत्र पर अपना दबदबा क्यों बनाया हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अन्य शक्तियों को पूर्वी बंजर भूमि जैसी दरिद्र जगह की परवाह नहीं थी। वे इस बात से भी हैरान थे कि उनके और बाकी 4 बाहरी क्षेत्रों के बीच कितना बड़ा अंतर था। वहां से आने वाले शिष्य कई अलग अलग संप्रदायों में चले गए थे, लेकिन फिर भी सैकड़ों हजारों शिष्य थे जो जुआंतियान दाओ संप्रदाय में आए थे। उस तरह की शक्ति वाकई चौंकाने वाली थी। अन्य 3 क्षेत्रों की तुलना में पूर्वी बंजर भूमि वास्तव में एक ग्रामीण गांव की तरह थी। अगर वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है तो मैं विदा ले लूंगी। युवती ने थोड़ा सा सिर झुकाया। आह, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं? सिद्धार्थ ने पूछा। मैं बाई लिंग हूं। बाई लिंग? यह एक आम नाम था, और यह वही बाई लिंग थी जिससे उसे हुआयुन संप्रदाय में सामना हुआ था। उसने सुना था कि वह झेंग वेनलोंग के साथ आगे बढ़ती रही थी और अब वह उसकी पत्नी थी। वह अब लगातार जोखिम उठाने के लिए भागती दौड़ती नहीं रहती थी। ठीक है, अगर भविष्य में तुम्हें कोई परेशानी हुई तो तुम मेरे पास आकर मुझसे मिल सकती हो। अगर कोई जानबूझकर तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी करने की हिम्मत करेगा तो मैं उनके सिर पर तब तक वार करूंगा जब तक उनके सिर से गैस न निकलने लगे। सिद्धार्थ ने वादा किया। उसने जानबूझकर हान युनशान के लिए ऐसा कहा था। उसका मतलब यह था कि वह उस पर हमला कर सकता था, लेकिन उसे तुच्छ नहीं होना चाहिए और उसे धमकाना नहीं चाहिए। किसी भी मामले में हान युनशान अपनी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति था, इसलिए उसके पास बाई लिंग जैसी किसी को निशाना बनाने के कई अवसर नहीं होंगे। बाई लिंग ने उत्तरी स्रोत की ओर लौटने से पहले कृतज्ञतापूर्वक सिद्धार्थ की ओर देखा, लेकिन स्पष्ट रूप से वहां बहुत से लोग थे जो उसके गुजरने पर पीछे हट गए थे। पंजीकरण जारी रहा। सिद्धार्थ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि 2 और 5वीं रैंक के सेलेस्टियल्स आ गए। हालांकि ये दोनों बाकी की तुलना में कमजोर थे। सिद्धार्थ ने इस बारे में सोचा और अनुमान लगाया कि यह दूसरों द्वारा उनमें डाले गए संसाधनों का नतीजा था। उन्हें संभवतः 4थे दर्जे के सेलेस्टियल के रूप में ही रहना चाहिए था, लेकिन उन्हें जबरन 5वें दर्जे के सेलेस्टियल में पदोन्नत कर दिया गया था। वे स्पष्ट रूप से झाओ जियान, यान मोचेन, वेई चांगहाई और हान युनशान जितने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन वे निश्चित रूप से रैंक 4 सेलेस्टियल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। वहां बहुत ज्यादा लोग नहीं बचे हैं। बॉस, क्या वे आपको भूल गए होंगे? गो रैन ने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि उसने देखा कि वहां केवल कुछ दर्जन लोग ही बचे हैं। पूर्वी बंजर भूमि का सिद्धार्थ। बॉस, उन्हें दिखाओ कि एक सच्चा स्वर्गीय प्रतिभाशाली व्यक्ति क्या होता है। उन्हें दिखाओ कि आपके सामने घमंडी होना कितनी मूर्खता है, गो रैन ने खुशी से कहा। अन्य ड्रैगन ब्लड योद्धा भी प्रत्याशा में जयकारे लगाने लगे। सिद्धार्थ मन ही मन बड़बड़ाया। उसे पता था कि शायद वह खुद को शर्मिंदा करने वाला था। अपनी पहचान और जाति दर्ज करने के बाद वह एक विशाल पत्थर के सामने पहुंचा। पत्थर से एक हल्की रोशनी निकली जिसने उसे घेर लिया और उसके डेंटियन की ओर एक उतार चढ़ाव फैल गया। क्या क्या हो रहा है? इस परीक्षा का प्रभारी वरिष्ठ शिष्य पत्थर को घूरता रहा। काफी देर तक प्रतीक्षा करने के बाद भी अपेक्षित 5 रंगों में से कोई भी चमकता हुआ नहीं दिखा। क्या उपकरण टूट गया है? नहीं, यह असंभव है। उस शिष्य ने एक बार फिर उसे सक्रिय किया। प्रकाश ने एक बार फिर सिद्धार्थ की जांच की, जिससे साबित हुआ कि कोई समस्या नहीं थी, लेकिन कोई रंग दिखाई नहीं दिया। अब न केवल वह अचंभित था, बल्कि बाकी सभी भी अचंभित थे। कोशिश करते रहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास कोई आत्मा जड़ नहीं है, सिद्धार्थ ने कड़वी मुस्कान दी। यह उपकरण व्यक्ति के मूल क्यूई की जांच करता था,
लेकिन उसके आत्मिक मूल के बिना उसके डेंटियन की स्थिति में एकमात्र चीज आदिम अराजकता मन का थी, और वह प्रकाश उसे महसूस करने में सक्षम नहीं था। यह तथ्य कि आदिम अराजकता मन का उजागर नहीं हुआ था, सिद्धार्थ को बहुत अधिक राहत देता था। यह उसका सबसे बड़ा रहस्य था, और वह इसे किसी भी तरह उजागर नहीं कर सकता था। यह असंभव है। क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूं? रूट क्यूई के बिना आपने डेंटियन को कैसे संक्षिप्त किया? चकित वरिष्ठ शिष्य ने पूछा। लो यान, यह सवाल नियमों के अनुसार नहीं है। हम ऐसी बातें नहीं पूछ सकते, म्यू किंगक्सुआन ने डांटा। उसे भी यकीन नहीं हुआ कि वह क्या देख रही थी, लेकिन जुआंटियन दाओ संप्रदाय के नियम उन्हें शिष्यों के निजी रहस्यों में झांकने की अनुमति नहीं देते थे। लेकिन फिर मुझे क्या लिखना चाहिए? वरिष्ठ शिष्य ने पूछा। वह संभवतः नो डेंटियन नहीं लिख सकता था। अगर बुजुर्गों को इस बारे में पता चला तो वे शायद उसे थप्पड़ मार देंगे। बिना डेंटियन के साधना करना, क्या यह मजाक था? हम बस यह लिख लें कि किसी भी चीज की पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं है, म्यू किंगक्सुआन ने कहा। उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जो बिना डेंटियन के साधना कर सकता हो। अगर वह कुछ नहीं कहती तो लुओ यान कुछ भी लिखने की हिम्मत नहीं करता। वह जिम्मेदारी से डरता था, इसलिए उसने तभी लिखना शुरू किया जब म्यू किंगक्सुआन ने सिर हिलाया। परिणामस्वरूप जहां सिद्धार्थ की आत्मा मूल की गुणवत्ता होनी चाहिए थी, वहां अनिश्चित शब्द लिखा गया। उसके पास तो आत्मा की जड़ भी नहीं है। वह शायद कोई और गवार है जिसने घूस देकर अपना रास्ता बनाया है। वह तो कुत्ते के गोबर के भी लायक नहीं है, कुछ लोगों ने उपहास किया। बिना डेंटियन के सिद्धार्थ ने शायद किसी तरह की अपरंपरागत शक्ति विकसित कर ली थी, लेकिन वह एक विधर्मी रास्ता था और अंत में उसे कोई उपलब्धि नहीं मिली। थोड़ा खून प्लेट पर टपकाओ, अगला परीक्षण उसके स्पिरिट ब्लड के घनत्व के लिए था। यह एक महत्वपूर्ण आंकड़ा था क्योंकि इससे पता चलता था कि उसमें कितनी क्षमता थी। सिद्धार्थ ने असहाय होकर खून की एक बूंद प्लेट पर टपका दी जो बहुत बड़ी थी और उस पर अनगिनत प्राचीन निशान थे। जब सिद्धार्थ का खून उस पर गिरा तो प्लेट जोर से हिल गई और उसमें से एक हल्की ड्रैगन जैसी दहाड़ निकली। धमाका! प्राचीन प्लेट फट गई, जिससे सभी लोग चौंक गए। तुम्हारा सार रक्त मानव का नहीं है, शिष्य क्रोधित हुआ। आह! क्या हुआ? सिद्धार्थ ने पूछा। अरे, मैं पागल हो जाऊंगा। अगर तुम्हारे पास मानव सार रक्त नहीं था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? शिष्य क्रोधित हुआ। तुमने कुछ नहीं कहा, सिद्धार्थ ने गुस्से से कहा। उस शिष्य को तुरंत रोने की इच्छा हुई। टूटी हुई टेस्टिंग प्लेट को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कोई बात नहीं, यह तुम्हारी गलती नहीं है। इसकी जिम्मेदारी मेरी भी है, इसलिए मैं इस टेस्टिंग प्लेट के पैसे चुकाने में तुम्हारी मदद करूंगा। बुरा मत मानना, म्यू किंगक्सुआन ने आह भरते हुए कहा। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन किंगक्सुआन, क्या कनिष्ठ शिष्या ने कुछ गलत किया है? सिद्धार्थ ने पूछा। म्यू किंगक्सुआन ने अपना सिर हिलाया। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। हम बस लापरवाह थे, या शायद यह कहना बेहतर होगा कि हम बदकिस्मत थे। आमतौर पर हमें पहले तुम्हारे सार रक्त के बारे में पूछना चाहिए था और इससे इस तरह की अजीब स्थिति से बचा जा सकता था। यह परीक्षण प्लेट केवल मानव आत्मा रक्त के परीक्षण के लिए है और यह अन्य जातियों के रक्त को अस्वीकार कर देती है। इसके फटने की संभावना है, लेकिन आमतौर पर परीक्षण प्लेट पहले अस्वीकृति के संकेत दिखाएगी और हम परीक्षण रोक देंगे ताकि यह फट न जाए। लेकिन इस बार यह तुरंत फट गया। इसके अलावा संप्रदाय के नियमों के अनुसार अगर हमारी लापरवाही के परिणामस्वरूप उपकरण को कुछ होता है तो इसके प्रभारी परीक्षक को कीमत चुकानी होगी। आह, माफ करें, सिद्धार्थ ने कहा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि शिष्य ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पत्नी की अभी अभी मृत्यु हुई हो। वह शायद लंबे समय तक दिवालिया हो जाएगा। सिद्धार्थ ने स्पष्ट रूप से देखा था कि प्राचीन जाति के अनुयायी बिना किसी समस्या के इस परीक्षण प्लेट का उपयोग करते थे, इसलिए उसे लगा कि वह भी ठीक रहेगा। लेकिन असलियत में प्राचीन नस्ल विशेषज्ञों में भी मानव जाति का खून था। उनका खून खास था, लेकिन परीक्षण प्लेट ने उन्हें खारिज नहीं किया। रिप्लेसमेंट आ गया है। सावधान रहें। अचानक एक एल्डर हवा में प्रकट हुआ और एक नई परीक्षण प्लेट निकाली। बहुत बहुत धन्यवाद एल्डर। हम निश्चित रूप से सावधान रहेंगे और ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे। म्यू किंगक्सुआन ने जल्दी से सिर झुकाया। अभी अभी उसने उच्च अधिकारियों को एक नई परीक्षण प्लेट भेजने के लिए सचेत किया था। तुम्हें सिद्धार्थ होना चाहिए, है ना? आओ और इस परीक्षण प्लेट पर खून की एक बूंद टपकाओ। यह एक खास चीज है और मैं इसे तुम्हारे लिए लाया हूं, एल्डर ने कहा।
सिद्धार्थ आगे बढ़ा और अपना खून उस पर टपकाया। परीक्षण प्लेट चकाचौंध भरी रोशनी से चमक उठी। कितना सघन सार रक्त ऊर्जा! लेकिन स्तर इतना कम क्यों है? बुजुर्ग हैरान था। यह कौन सा स्तर है? सिद्धार्थ ने पूछा। निम्न हुआंग स्तर। क्या? सिद्धार्थ की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसका सार रक्त एक सच्चे ड्रैगन का सार रक्त था। इसका स्तर इतना कम कैसे हो सकता है? हाँ, यह वाकई अजीब है। इतनी शक्तिशाली सार रक्त ऊर्जा वास्तव में केवल निम्न हुआंग स्तर की है। हालांकि किसी भी उपकरण में हमेशा कुछ त्रुटि होती है, लेकिन त्रुटि संभवतः इतनी बड़ी नहीं हो सकती। आपका आत्मा रक्त वास्तव में निम्न हुआंग स्तर का है, एल्डर ने कहा। हाँ, जैसी कि उम्मीद थी, कचरा। कौन जानता है कि उसने किस कूड़ेदान से सार रक्त की एक बूंद निकाली? शायद उसे यह भी नहीं पता था कि इसे परिष्कृत करने से पहले इसकी अवधि समाप्त हो चुकी है या नहीं। मूर्ख, किसी ने व्यंग्य किया। अधिकांश साधकों का सार रक्त उनके पूर्वजों से विरासत में मिला था। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने जानबूझकर अपना सार रक्त बदल दिया, लेकिन बहुत कम लोग जादुई जानवर, राक्षसी जानवर या जुआन जानवर सार रक्त को परिष्कृत कर पाते थे। किसी मनुष्य के सार रक्त को बदला जा सकता है, लेकिन एक बार जब कोई किसी अन्य जाति के सार रक्त को परिष्कृत कर लेता है तो उसे फिर से बदलने का कोई तरीका नहीं होता। यह उनका नया स्थायी आत्मा रक्त बन जाता। इसलिए जब तक यह बिल्कुल उच्चतम श्रेणी का न हो, कोई भी जानवर के सार रक्त को परिष्कृत नहीं करेगा। इसके अलावा ऐसा करना बेहद खतरनाक था। सिद्धार्थ के पास इतने कम स्तर का सार रक्त होने के कारण अधिकांश लोगों ने सोचा कि वह अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए बर्बाद हो गया है, खत्म हो चुका। सिद्धार्थ को अचानक एहसास हुआ कि समस्या क्या थी। परीक्षण प्लेट में व्यक्ति के आत्मा रक्त के घनत्व का परीक्षण किया गया था, ऊर्जा का नहीं। वे अलग अलग अवधारणाएं थीं। उसकी नसों में बहता ड्रैगन रक्त एक ड्रैगन स्केल से आया था जो अनगिनत सालों से मौजूद था। इसने बहुत सारी ऊर्जा खो दी थी, जब तक कि केवल एक निशान ही बचा था। बस एक निशान। वह निशान उसे लगभग विस्फोट करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि यह बहुत अधिक मात्रा में नहीं था, इसलिए परीक्षण उपकरण ने इसे सबसे कम स्तर का दर्जा दिया। एक सच्चे ड्रैगन के पास मौजूद सार रक्त की मात्रा की तुलना में यह छोटा सा निशान वास्तव में बहुत घना नहीं था। उन मूर्खों को अपने ऊपर व्यंग्य करते देख सिद्धार्थ ने मन ही मन सोचा कि अगर वह उन्हें कुछ थप्पड़ मार देगा तो उनका व्यवहार बहुत अच्छा हो जाएगा। इस परीक्षण ने वास्तव में सिद्धार्थ को और भी अधिक आश्वस्त कर दिया। ड्रैगन रक्त के इतने पतले घनत्व के साथ उसके पास पहले से ही इतनी शक्ति थी। एक बार जब उसने नीला ड्रैगन रिवर्स स्केल प्राप्त कर लिया, सिद्धार्थ इस बात से उत्साहित था, लेकिन साथ ही चिंतित भी था। नीले ड्रैगन स्केल में और भी शुद्ध सार रक्त होगा और पर्याप्त शक्ति के बिना वह इसे परिष्कृत करने में सक्षम नहीं होगा। अगर उसने जल्दबाजी में कोशिश की तो वह तुरंत फट जाएगा। सिद्धार्थ, चिंता मत करो। किसी व्यक्ति की क्षमता का पता लगाने के लिए कुछ आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं। अगले परीक्षण पर आगे बढ़ो, म्यूकिंगक्सुआन ने कहा, यह सोचते हुए कि उसके खोए हुए भाव के कारण उसके आत्मविश्वास को झटका लगा था। सिद्धार्थ ने हल्के से मुस्कुराकर सिर हिलाया। यह वरिष्ठ प्रशिक्षुभन बहुत दयालु थी, बाहर के बेवकूफों की तुलना में यह बिल्कुल अलग थी। वह आगे बढ़ता गया। अगला परीक्षण एक गेट था। उसने दूसरों को इससे गुजरते देखा था, लेकिन इस उपकरण का प्रभारी कोई नहीं था और उसे नहीं पता था कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। वह अभी अंदर गया ही था कि गेट से एक अभूतपूर्व शोर सुनाई दिया। उसके अनगिनत रून जगमगा उठे और म्यूकिंगक्सुआन के चेहरे पर खुशी छा गई। लेकिन वह खुशी का भाव जल्द ही आश्चर्य में बदल गया, क्योंकि गेट के रंस के जलने के बाद वे फिर से अंधेरे में बदल गए। केवल 4 रंस ही दिखाई दिए। उन 4 रूनों को देखकर ज्यादातर लोग भ्रमित हो गए। वे पात्र अमर पात्र नहीं थे, न ही वे वर्तमान युग के पात्र थे। क्या चल रहा है? उपस्थित सभी लोगों में से केवल म्यूकिंगक्सुआन को ही यह जानने का अधिकार था कि उन रूनों का क्या अर्थ है। आत्मा की हड्डी को हटा दिया गया है। ज्यादातर लोगों के पास आत्मा की हड्डी नहीं थी। जिन लोगों के पास आत्मा की हड्डियां थीं, वे भिन्न भिन्न आत्मा जड़ों वाले प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में भी दुर्लभ थे, क्योंकि यह भगवान या अमर बनने के रहस्य से संबंधित था। हालांकि गेट के रून ने कहा कि सिद्धार्थ के पास एक बार एक आत्मा की हड्डी थी, लेकिन अब वह चली गई थी। म्यूकिंगक्सुआन हैरान थी। उसकी आत्मा जड़ और आत्मा रक्त के साथ विचित्रताओं के बारे में सोचते हुए उसने कई चीजों के बारे में सोचा जो उसने पहले सोचने की हिम्मत नहीं की थी। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। सिद्धार्थ को पता नहीं था कि उसकी खोदी हुई आत्मा की हड्डी का रहस्य पहले ही उजागर हो चुका था।
वह अगले परीक्षण पर चला गया। ज्वाला ऊर्जा निम्न स्वर्ग स्तर। जब सिद्धार्थ स्टेज पर गया तो उसके हाथ पर मौजूद फ्लेम ड्रैगन ने अनजाने में एक उतार चढ़ाव जारी किया। सिद्धार्थ इस परीक्षण उपकरण से हैरान था। वह चाहकर भी कुछ भी छिपाने में असमर्थ था। थंडर फोर्स उच्च स्वर्ग स्तर, आध्यात्मिक शक्ति निम्न स्वर्ग स्तर। उन 3 आंकड़ों को देखकर सभी चुप हो गए। यहां तक कि म्यू किंगक सुआन भी बहुत देर तक कुछ नहीं बोल पाई। उसकी 3 विशेषताएं स्वर्ग स्तर तक पहुंच गई हैं। असंभव। हर कोई अचंभित था। जब सिद्धार्थ और बाकी लोगों ने पूरा पंजीकरण पूरा कर लिया तो म्यू किंगक सुआन सभी पंजीकरणों के साथ चला गया। कोई आत्मा जड़ नहीं, अज्ञात स्रोत से आत्मा रक्त और एक आत्मा हड्डी जिसे खोदा गया है। हालांकि उसके पास इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति है और वह पृथ्वी की ज्वाला और क्लेश बिजली को नियंत्रित करने में सक्षम है। इसके अलावा उसका वज्रबल उच्च स्वर्ग स्तर तक पहुंच गया है। यह पूरी तरह से समझ से परे है। जुआनतियान दाओ संप्रदाय के एक महल में एक दुबले पतले बुजुर्ग ने ध्यान से उस जेड प्लेट को देखा जो म्यू किंगजुआन ने उसे भेंट की थी। वहां 10 से ज्यादा बुजुर्ग भी मौजूद थे। सभी गंभीर थे। वे भौहें सिकोड़े हुए थे, इस बात को समझाने में असमर्थ थे। आत्मिक जड़ या डेंटियन के बिना भी शरीर के 360 एक्यूपंक्चर बिंदुओं के भीतर आध्यात्मिक क्यूई को पोषित करना संभव है। एक बार सक्रिय होने के बाद एक्यूपंक्चर बिंदुओं के लिए आध्यात्मिक युआन को संग्रहित करने के लिए डेंटियन की जगह लेना संभव है। हालांकि इस प्रक्रिया के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है जो आपके पूरे शरीर को फिर से बनाने के लिए आप पर अनगिनत समय और ध्यान खर्च करे। ऐसा लगता है कि पूर्वी बंजर भूमि के भीतर ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है। इसके अलावा इस मामले में भी किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक साधना प्रतिभा या क्षमता नहीं होगी, उनमें से एक ने कहा। पहले दुबले बुजुर्ग ने पूछा, ली चांगफेंग, तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो इस सिद्धार्थ के संपर्क में आए हो। क्या तुम्हारी कोई राय है? ली चांगफेंग ही वह व्यक्ति था जो सिद्धार्थ के मामले को संभालने के लिए पूर्वी बंजर भूमि पर गया था। अंत में उसे लू मिंगहान को पकड़कर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हॉल मास्टर को रिपोर्ट करते हुए, आपका अधीनस्थ अक्षम था और उसके साथ ज्यादा बात करने का कोई मौका नहीं था। लेकिन कानून प्रवर्तन हॉल, ली चांगफेंग ने कहा। यह दुबला-पतला एल्डर हॉल का नेता था और उसे एल्डर हॉल मास्टर कहा जाता था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, यह मामला तुम्हारा दोष नहीं है। पिछले कुछ सालों में कानून प्रवर्तन हॉल के हाथ पैर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं और वे हमारे एल्डर हॉल के मामलों का भी उल्लंघन करने लगे हैं। उसे सीधे पकड़कर और वापस लाकर तुमने कानून प्रवर्तन हॉल की बदनामी कर दी है, लेकिन यह कोई बुरी बात नहीं है। इसके लिए खुद को दोषी ठहराने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए सिद्धार्थ के बारे में ज्यादा बोलो। ली चांगफेंग कुछ देर चुप रहा और फिर सावधानी से बोला, मैंने उसकी जांच की। वह गरीब परिवार से आता है और उसे अचानक किसी उल्कापिंड की तरह ऊपर उठने का कोई अवसर मिलना चाहिए था। वह बुद्धिमान है लेकिन लोगों को जान से मार डालता है और खुद के लिए मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत रखता है। वह मौत को लेकर उदासीन है, लेकिन वह अपने आसपास के लोगों के साथ पूरी ईमानदारी से पेश आता है। उसके पास बहुत करिश्मा है। उसके अतीत को देखते हुए उसे कई भाग्यशाली अवसर प्राप्त होने चाहिए थे और वह कई रहस्य छिपा रहा है। यही कारण है कि लू मिंगहान फिर भी उस पर बेतहाशा हमला करेगा। नतीजतन जबकि लू मिंगहान की सुरक्षा कम थी, सिद्धार्थ ने उसे उनके संक्षिप्त युद्ध में हारने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा अनगिनत पूर्वी बंजर भूमि के शिष्यों के सामने उसने जबरन सिद्धार्थ को दबाने की कोशिश की। इससे एक चिंताजनक प्रभाव पड़ा और इसीलिए मेरे पास उसे पकड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हॉल मास्टर ने सिर हिलाया। सभी प्रतिभाशाली लोगों के पास कर्म भाग्य होता है और उन्हें स्वर्गीय दांव का समर्थन प्राप्त होता है, लेकिन यह सिद्धार्थ कोई दिव्य नहीं है। यह अजीब है। तर्क के अनुसार हमें उसे विशेष उपचार देना चाहिए और उसका समर्थन करना चाहिए, लेकिन संप्रदाय के नियमों के अनुसार ऐसा लगता है कि उसने आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया है। यह हमें मुश्किल में डालता है। हालांकि सिद्धार्थ अभी तक जुआंटियन दाओ संप्रदाय में शामिल नहीं हुआ है। अगर हमारा यह निर्णय हमारे शिष्य के जीवन को प्रभावित करता है तो हमने पाप किया होगा। एल्डर हॉल प्रतिभाओं की खोज और उन्हें आगे बढ़ाने का प्रभारी था। वे जुआंटियन दाओ संप्रदाय में सबसे अधिक अधिकार वाले विभाग थे। यही वजह थी कि उनके सभी एल्डर्स में ईमानदारी और कौशल दोनों थे। वे सावधानी पूर्वक और सावधानी से चीजों को संभालते थे, चाहे वह सिद्धार्थ की आध्यात्मिक शक्ति हो, ज्वाला ऊर्जा हो या
वज्र शक्ति हो, उनमें से कोई भी उसे एक विशेष कुलीन शिष्य बनने के लिए पर्याप्त था जिसे असाधारण देखभाल प्राप्त होगी। लेकिन उसके पास कोई आत्मा रक्त या आत्मा जड़ नहीं थी जो नियमों के अनुसार नहीं था। वह एक गगनचुंबी इमारत की तरह था जिसका कोई आधार नहीं था और जो कभी भी गिर सकती थी। आत्मा जड़ और आत्मा रक्त एक साधक के लिए आधार थे। जानबूझकर सिद्धार्थ के लिए चीजें आसान मत बनाओ और जानबूझकर उसके लिए चीजें मुश्किल मत बनाओ। सब कुछ स्वाभाविक रूप से होने दो। यह मामला सिर्फ इस कमरे के लोगों तक ही सीमित है और इसे बाहर नहीं फैलाया जाना चाहिए। अचानक एक वृद्ध आवाज सभी के कानों में गूंजी। यह एक दिव्य आवाज थी जो उनके दिलों की गहराई तक पहुंच गई और सभी लोग जल्दी से कूद पड़े। हॉल मास्टर सहित सभी लोग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। समझ गया कुलपिता। उसके बाद आवाज ने और कुछ नहीं कहा और तभी सभी धीरे धीरे उठे। म्यू किंगडक सुआन पूरी तरह से पीली पड़ गई थी क्योंकि उस आवाज ने उसे बहुत हिला दिया था। उस आवाज के सामने वह खुद को पूरी तरह से तुच्छ महसूस कर रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मामला कुलपति को परेशान करेगा। फिर सिद्धार्थ को स्वाभाविक रूप से संप्रदाय से गुजरने दें। ऐसा लगता है कि कुलपति ने बहुत पहले ही उसे भांप लिया है और हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। किंगडक सुआन, वापस जाओ। याद रखना कि इस बारे में किसी से बात मत करना, हॉल मास्टर ने कहा। हाँ, शिष्य समझ गया। म्यू किंग शुआन ने सिर झुकाया और चला गया। उसके चले जाने के बाद एक एल्डर ने आह भरी, हॉल मास्टर, इस सिद्धार्थ का कानून प्रवर्तन हॉल के साथ टकराव हुआ है। क्या हमें नहीं करना चाहिए? हॉल मास्टर ने अपना सिर हिलाया। कुलपति का आदेश पहले ही आ चुका है। हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम बस अपने काम से मतलब रख सकते हैं। पंजीकरण के अगले दिन सभी शिष्य एक बार फिर एकत्र हुए। लेकिन मेंग क्यू और यू जीफेंग को भी ले जाया गया क्योंकि उन्हें इस परीक्षण में भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी। उनके पास अपना स्वयं का विशेष परीक्षण था। अब वहां मौजूद एकमात्र वरिष्ठ शिष्या मु किंगक्सुआन थी। उसने घोषणा की, पंजीकरण समाप्त हो गया है, इसलिए आप जुआनतियान दाओ संप्रदाय के द्वार से गुजर सकते हैं या नहीं, यह आप पर निर्भर है। मुझे यकीन है कि आप सभी को मुकदमे के भीतर कुछ वर्जनाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा शब्द बर्बाद नहीं करूंगा। मैं बस इतना कहूंगा कि यह जगह जुआनटियन दाओ संप्रदाय से लगभग 3 मिलियन मील दूर है। मुकदमा इन 3 मिलियन मील की दूरी तय करने के लिए है। 3 मिलियन मील! हर कोई इस विशाल दूरी से चौंक गया। उनके आश्चर्य को अनदेखा करते हुए म्यू किंगक्सुआन ने कहा, इस क्षेत्र में उड़ना मना है और इसे सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष संरचना मौजूद है। हवा में कूदने के अलावा आप कुछ और नहीं कर पाएंगे। आपको अपने 2 पैरों पर भरोसा करना होगा, लेकिन शिकायत न करें। दृश्य मनमोहक है, जैसे कि सुस्वादु पहाड़ियों, क्रिस्टल साफ पानी और संपन्न जीवों से भरी एक पेंटिंग। यह लगभग एक सपने जैसा है। हाँ, यही मेरे वरिष्ठ शिष्यों ने मुझे उस समय समझाया था। यह वर्णन उपयुक्त है या नहीं, यह कुछ ऐसा है जिसे आप व्यक्तिगत रूप से अनुभव करेंगे। ठीक है, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। बाहरी संप्रदाय का शिष्य बनने की परीक्षा अब शुरू होती है। कनिष्ठ भाइयों, कनिष्ठ बहनों, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। सिद्धार्थ को अचानक ऐसा लगा कि उसका शरीर डूब गया है, मानो वह किसी खाई में गिर गया हो। उसके आसपास का स्थान पूरी तरह बदल गया और उसने खुद को एक पहाड़ी झरने के पास पाया। म्यू किंगक्सुआन गायब हो गया था और आसपास के लोग भी गायब हो गए थे। सिद्धार्थ ने जल्दी से चारों ओर देखा। केवल कुछ अलग-थलग आकृतियां ही दिखीं जो अपने आसपास के माहौल से अवगत थीं। यह स्पष्ट था कि वे सभी एक संरचना के भीतर ले जाए गए थे। हालांकि यह स्थान जुआनटियन दाओ संप्रदाय का मुख्य भाग नहीं था, बस इस बाहरी क्षेत्र को दाओ संप्रदाय द्वारा महत्वपूर्ण माना जाता था। इस क्षेत्र में होने वाली हर घटना संप्रदाय को स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। इसका मतलब था कि इसका आधार होना। यह बाहरी क्षेत्र व्यावहारिक रूप से असीम था। पानी में मछलियां तैर रही हैं और आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। सिद्धार्थ ने जम्हाई ली और अपनी कमर को तानते हुए तरोताजा महसूस किया। उसे वैसा ही महसूस हुआ जैसा कि जब वह पहली बार जुआनटियन मठ में शामिल हुआ था। उस समय वह सिर्फ ब्लड कंडेंसेशन का नौसिखिया था। अब उसने स्वर्गीय प्रतिभाओं के खेल के मैदान सेंट्रल प्लेन्स पर कदम रखा था। एक दुनिया से वह दूसरी दुनिया में कदम रख चुका था। आज सब कुछ फिर से शुरू हो गया था, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। उसे एक अवर्णनीय उत्साह महसूस हो रहा था। वह आगे बढ़ता रहा। कुछ दर्जन मील चलने के बाद उसे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। हाथ की मुहरें बनाते हुए उसकी आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी।
ब्रेक। उसकी धीमी आवाज के बाद दृश्य बदल गया। वह अब हरी भरी घास पर नहीं बल्कि एक छोटे से नाले पर चल रहा था। पानी उसके पैरों के पास से बह रहा था। छी, क्या धोखा है। फिर से ब्रेक। सिद्धार्थ की आध्यात्मिक शक्ति फिर से प्रस्फुटित हुई। वह एक रेगिस्तान में आग उगलते सूरज के साथ प्रकट हुआ। कितना अनवरत। तोड़ो तोड़ो तोड़ो। सिद्धार्थ की आध्यात्मिक शक्ति बार बार फूट पड़ी। उसे एहसास हो गया था कि वह एक भ्रमपूर्ण संरचना में था और यह संरचना बेहद अनैतिक थी। इसमें वास्तव में कई परतें थीं, जिससे लोग भ्रम और वास्तविकता में अंतर नहीं कर सकते थे। जैसा कि म्यू किंगक सुआन ने कहा था, यह एक सपने जैसा था। यदि कोई व्यक्ति भ्रम निर्माण में खो जाए तो वह लगातार इधर उधर भटकता रहेगा, कभी भी जुआनतियन दाओ संप्रदाय तक नहीं पहुंच पाएगा। इस संरचना का सबसे बड़ा पहलू वास्तविकता और भ्रम को एक साथ जोड़ने की इसकी क्षमता थी। थोड़ा चलने के बाद भ्रम फीका पड़ सकता है और फिर कुछ और चलने के बाद यह आपके ध्यान में आए बिना फिर से प्रकट हो सकता है। वह गुयांग शायद बर्बाद हो चुका है। उम्मीद है कि उसका दिमाग इतना तेज है कि वह दुनिया को रोशन कर सके और दूसरे उसे ढूंढ सकें। नहीं तो वह बस बंदरबांट करता रहेगा। सिद्धार्थ ने उसके लिए प्रार्थना की। अगर वह सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करता तो वह आध्यात्मिक मूर्ख निश्चित रूप से यहीं फंस जाता। कुछ और आगे बढ़ने के बाद सिद्धार्थ ने अचानक एक आदमी को देखा जिसके कंधे में खंजर घुसा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि वह खुद को भ्रम से बाहर निकालने के लिए दर्द का इस्तेमाल कर रहा था। इस भ्रम के घेरे में खो जाने के बाद व्यक्ति की इंद्रियां धीमी हो जाती हैं और दर्द गायब हो जाता है। यह व्यक्ति काफी चतुर था। जब दर्द गायब हो जाता है तो उसे एहसास होता है कि वह भ्रम में है। सिद्धार्थ को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। चूंकि वह जानता था कि यह एक भ्रमपूर्ण रचना थी, इसलिए वह दूसरी बार इसके झांसे में नहीं आएगा। सिद्धार्थ ने कई लोगों को आंखें बंद करके घूमते देखा और वह समझ गया कि वे निश्चित रूप से संरचनाओं में खो गए होंगे। अरे, यह तो निश्चित रूप से एक महान विकृत व्यक्ति है। सिद्धार्थ ने अचानक देखा कि एक आदमी बिना हिले डुले खड़ा है। उसकी आंखों में एक कामुक चमक है। उसके हाथ फैले हुए थे और इसी समय एक महिला अपनी आंखें बंद करके उसके पास आई और अपने कोमल अंगों को सीधे उसके हाथों में दे दिया। वह चौंक कर चीखी और तुरंत भ्रम से जाग गई। उस आदमी ने भी चौंक कर चीख मारी, लेकिन किसी तरह वह चीख अविश्वसनीय रूप से विकृत लग रही थी। ऐसा अभिनय करते हुए जैसे वह किसी भ्रम से जागा हो, आदमी ने जल्दी से महिला से बहुत माफी मांगी। अगर वह चौंक कर नहीं रोती तो वह हमेशा के लिए भ्रम में खो जाता। महिला ने उस पर विश्वास किया। पूरी तरह से लाल होकर वह चली गई। उसे जाते हुए देखकर आदमी ने अपने हाथों को गहराई से सूंघा और उन्हें छूने की 2 हरकतें की, मानो उस खूबसूरत एहसास को फिर से जी रहा हो। क्या यह एक विकल्प है? जैसा कि अपेक्षित था, सभी प्रकार के प्रतिभाशाली लोग हैं, सिद्धार्थ ने प्रशंसापूर्वक कहा। क्या मुझे इसे आजमाना चाहिए? सिद्धार्थ कुछ हद तक मोहित हो गया, लेकिन फिर अपनी कमर पर लगी जेड प्लेट को देखकर वह उस कल्पना से जाग गया। वह गंभीरता से अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। सिद्धार्थ, मैंने आखिरकार तुम्हें पा लिया है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें कुत्ते की तरह कुचल दूंगा। अचानक एक चीख गूंजी। ऊपर एक पेड़ पर हान युनशान ने ठंडे मन से सिद्धार्थ की ओर देखा। यह व्यक्ति उत्तरी स्रोत का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति हान युनशान था। पेड़ से नीचे कूदते हुए उसने सिद्धार्थ को भयावह रूप से घूरा। मैं 3 दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। स्वर्ग की आंखें हैं और आखिरकार मुझे तुम्हें ढूंढने का मौका मिला। सिद्धार्थ, मैं अपने दिल से नफरत मिटाने के लिए तुम्हें मौत से भी बदतर जिंदगी जीने दूंगा। हान युनशान की ओर देखते हुए, जिसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे कि वे आग उगलने वाली हों, सिद्धार्थ के चेहरे पर एक दयनीय भाव दिखाई दिया। अपना सिर हिलाते हुए उसने कहा, तुम्हें देखकर मुझे उन बेवकूफों की याद आ रही है जिन्हें मैंने पहले मारा था। तुम्हारा चेहरा इतना मोटा कैसे है कि तुम ये झिकियों का पीछा इस तरह से कर रहे हो? क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम किस तरह के कूड़ेदान हो? क्या बकवास है, चाहे वह प्रतिभा हो या साधना का आधार, क्या मैं तुमसे 100 गुना अधिक शक्तिशाली नहीं हूं? और जब स्थिति की बात आती है तो मैं 1000 गुना बेहतर हूं। वह केवल तुम्हें ही क्यों पसंद करती है और मुझे कोई मौका क्यों नहीं देती? हान युनशान ने दहाड़ते हुए कहा। जाने दो। तुम्हारी आंखों को देखकर ही मैं समझ सकता हूं कि तुम एक छोटे बच्चे हो। मैं अपनी युवावस्था में इस तरह की ईर्ष्यालु मुद्रा से पहले ही थक चुका हूं। तुम्हारी कम बुद्धि के कारण मैं तुमसे बहस करना पसंद नहीं करता। रास्ता रोकने वाले कुत्ते बनने के बजाय भाग जाओ, सिद्धार्थ ने कहा।
पहले तो सिद्धार्थ हान युनशान के उकसावे से बहुत नाराज था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि हान युनशान की प्रतिभा तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वह सिर्फ एक लाड़ प्यार से पाला गया ग्रीन हाउस फूल था। वह स्वयं को अद्भुत समझने का आदी था, सोचता था कि दुनिया उसकी होनी चाहिए, मानो हर कोई केवल उसके लिए जीता है। सबसे ज्यादा संभावना यह थी कि उसका पूरा जीवन सहजता से बीता होगा। लेकिन उसे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब वह ये झिकियू का पीछा कर रहा था। उसका साथ पाने के बजाय उसे उसके संप्रदाय से बाहर निकाल दिया गया। इसका उस पर बहुत गहरा असर हुआ। सच तो यह था कि उसके जुआनतियान दाओ संप्रदाय में शामिल होने का एक बड़ा कारण सिद्धार्थ था। वह सिद्धार्थ को रौंदकर खुद को यह साबित करना चाहता था कि वह उससे हजारों गुना बेहतर है, और यह सिर्फ ये जिक्यू था जो अंधा था। मूर्ख, क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? ये जिक्यू ने मुझे जो अपमान दिया है उसका बदला आज तुम्हें मिलेगा। इसके अलावा अगर हम दोनों जुआनटियन दाओ संप्रदाय में शामिल हो गए तो किसी उपलब्धि के बारे में मत सोचना। मैं हमेशा के लिए तुम्हें दबा दूंगा, हान युनशान ने सिद्धार्थ की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कहा। वह स्पष्ट रूप से क्रोधित था। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि हजारों मील दूर से कोई भी उसे सुन सकता था। यहां तक कि कुछ शिष्य भ्रम में फंसे हुए थे जो जाग गए थे। तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? अगर तुम मेरे दुश्मन बनना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम इस बारे में सोचो, सिद्धार्थ ने सलाह दी। उसे बिगड़े हुए बच्चे कभी पसंद नहीं थे। वह ऐसे लोगों को नापसंद करता था, लेकिन उसे लगता था कि उनके साथ गंभीरता से पेश आना बेवकूफों को धमकाने जैसा है। ऐसी अनुचित लड़ाई जीतने में कोई गौरव नहीं था। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे दुश्मन बनने के लायक हो? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें कुत्ते की तरह कुचल दूंगा। जब तक तुम मर नहीं जाते तुम्हें हमेशा कुचला ही जाएगा, हान युनशान ने व्यंग्य किया। ठीक है, लगता है कि तुम निश्चित हो, इसलिए मैं और कुछ नहीं कहूंगा। आओ मैं देखता हूं कि तुम में कितना कौशल है। मैं उसी क्षेत्र में किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा हूं जो मुझे कुचल दे, सिद्धार्थ ने कहा। उसी क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ था जो उसे कुचल सके। मूर्ख, तुम्हारे पास कोई आत्मा जड़ नहीं है और तुम्हारा आत्मा रक्त कचरा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत जो तुम्हें चमत्कारिक रूप से ज्वाला ऊर्जा और वज्र शक्ति को नियंत्रित करने देती है तुम्हें बेजोड़ बना देगी? हे, मेरी बर्फ ऊर्जा तुम्हारी ज्वाला और बिजली ऊर्जा को प्रतिबंधित करने में माहिर है। हाँ, यहाँ तक कि स्वर्ग भी तुम्हें देखता है और चाहता है कि मैं तुम्हें दूर कर दूं। कचरा तुम। पाओ। सिद्धार्थ आखिरकार इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और हान युनशान के चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। वे दोनों इतने करीब थे कि हान युनशान को यह भी एहसास नहीं हुआ कि क्या हो रहा है, और फिर वह उड़ गया। तुम्हारे अंदर वाकई बहुत सारी बकवास भरी पड़ी है। हम लड़ रहे हैं या नहीं? सिद्धार्थ ने अधीरता से पूछा। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? मैं, हान युनशान गुस्से में बोला। पाओ, क्या तुम मूर्ख हो? मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे है कि मैं तुम जैसे मूर्ख से टकरा गया? अब सिद्धार्थ सचमुच क्रोधित हो गया। स्वर्ग ने इतना मूर्ख व्यक्ति कैसे बनाया? यह आदमी उसे कुचलना चाहता था, लेकिन जाहिर है कि उसे मारना नहीं चाहिए था। इसके अलावा उसके उग्र भाव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सिद्धार्थ ने अपने सभी रिश्तेदारों को मार डालने जैसा कोई घृणित अपराध किया हो। सिद्धार्थ ने उसे 2-4 थप्पड़ मारे, जिससे थप्पड़ों की संख्या 4 हो गई। हान युनशान की नाक से खून बह रहा था और उसका मुंह फट गया था। सिद्धार्थ को जिस बात ने अवाक कर दिया वह यह थी कि उसकी प्रतिक्रिया की गति बहुत धीमी थी। जब उसे थप्पड़ मारा गया तो उसने बचाव के लिए अपना आध्यात्मिक युवान भी प्रसारित नहीं किया। अगर सिद्धार्थ उसे मारना चाहता था तो उसे बस अपनी शक्ति को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। उसका युद्ध का अनुभव मूलतः शून्य था। कमीने, मर जा। सच्ची बर्फ क्यूई बर्फ स्वर्ग और पृथ्वी को सील करती है। हान युनशान ने पहले तो थप्पड़ खाने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं की। काफी देर बाद ही वह सदमे से उबर पाया और गुस्से से दहाड़ने लगा। 5 रंगों वाले रून पूरी दुनिया में छा गए। हवा कांप उठी और सबसे भयानक बात यह थी कि वे रून बर्फ के फूलों की तरह थे। जब वे दिखाई दिए तो पूरी दुनिया बर्फ में ढकी हुई लग रही थी। फूल और पेड़ जम गए थे, बर्फ की मूर्तियों में बदल गए थे। सिद्धार्थ को एहसास हो गया था कि उसे भी बर्फ में लपेटा जा रहा है। उसके ऊपर जमी बर्फ में अनगिनत रून घूम रहे थे। उसने कई बार कोशिश की लेकिन बच नहीं पाया। जब उनकी लड़ाई शुरू हुई, एल्डर हॉल में हजारों विशेषज्ञ एकत्र हुए थे। उनमें से हर एक ने एक फॉर्मेशन डिस्क पकड़ी हुई थी और उस पर पूरा ध्यान दे रहा था। गठन डिस्क पर प्रकाश के अनगिनत धब्बे थे।
वे परीक्षण में शामिल शिष्य थे। इन विशेषज्ञों को उनकी देखभाल करने का जिम्मा सौंपा गया था। इस मुकदमे में बहुत ज्यादा संख्या में शिष्य शामिल थे। हजारों एल्डर निगरानी रखने में व्यस्त थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी शिष्य नियमों का उल्लंघन न करे। एक बुजुर्ग ने कहा, लोग फिर से लड़ रहे हैं। संख्या एक, हॉल मास्टर ने पूछा। 9527 और 12580। ये दोनों बहुत शक्तिशाली शिष्य प्रतीत होते हैं। मुझे उनकी कुछ यादें हैं, हॉल मास्टर ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। 9527 हान युनशान है और 12580 सिद्धार्थ है, म्यू किंगक्सुआन ने उत्तर दिया। वह भी एल्डर हॉल में थी, हर चीज पर नजर रख रही थी। ओह, तो हमें ध्यान से देखना चाहिए। अब उनकी लड़ाई पर ध्यान दें, हॉल मास्टर ने उत्साह से कहा। महल के सामने की स्क्रीन बदल गई, जिससे एक दूसरे के सामने दो आकृतियां दिखाई देने लगीं। हान युनशान का चेहरा मुड़ गया और उसने सिद्धार्थ को कोसा। यह देखकर बुजुर्गों ने अपना सिर हिलाया। एक ने आह भरी, इस व्यक्ति का स्वभाव अधीर है और उसमें नियंत्रण की कमी है। उसके पास बहुत कम अनुभव है। इतनी अच्छी प्रतिभा बर्बाद हो गई। हान युनशान के अपरिपक्व आचरण को देखकर वे निराश हो गए। आपकी साधना का आधार जितना ऊंचा होगा, व्यक्ति के मानसिक क्षेत्र और समझ की आवश्यकताएं उतनी ही अधिक होंगी। हान युनशान का यह व्यवहार अप्रत्याशित था। मैंने सुना है कि यह व्यक्ति उत्तरी स्रोत में अत्यंत उच्च स्थिति वाले एक प्राचीन परिवार से आता है। वह वर्तमान हान परिवार के स्वामी का पोता लगता है। हान परिवार वास्तव में मूर्ख था जो उस पर इस तरह से प्यार करता था। उन्होंने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को इस तरह से बना दिया, किसी ने आह भरी। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, सिद्धार्थ या हान युनशान, एक बुजुर्ग ने पूछा। हालांकि वे सभी बुजुर्ग थे, लेकिन उनमें एक बचकाना पहलू भी था। उन्हें इस तरह के अनुमान लगाना पसंद था। क्या तुम लोग फिर से दाव लगा रहे हो? एल्डरसन, हॉल मास्टर के सामने दाव लगाने की हिम्मत करना, तुम और भी ज्यादा दुस्साहसी होते जा रहे हो, एक और एल्डर हंसा। यह ठीक है जब तक आप मुझे भी भाग लेने देंगे, यहां तक कि हॉल मास्टर भी इसमें शामिल हो गया। सचमुच? बढ़िया, मैं दाव संभाल लूंगा, एल्डरसन ने कहा। ठीक है, तो मैं सिद्धार्थ पर 10,000 अंक दाव पर लगाता हूं। म्यू किंगक्सुआन दाव लगाने वाला पहला व्यक्ति था। मैं 10 लाख का दाव लगाऊंगा, हॉल मास्टर ने कहा। एल्डरसन तुरंत उदास हो गए। लगता है मेरे जुआघर को दिवालिया घोषित करना पड़ेगा। सभी लोग हंस पड़े। एल्डर हॉल का माहौल बहुत शांत और सौहार्दपूर्ण था। हॉल मास्टर भी मिलनसार थे। वे लड़ रहे हैं, किसी ने चिल्लाया। लेकिन लोगों के हाव भाव जल्दी ही अजीब हो गए। एल्डरसन ने जश्न मनाया। अच्छा हुआ कि मैंने इतनी जल्दी दिवालियापन घोषित कर दिया, वरना मुझे 1000 साल भी दिए जाएं तो भी मैं मुनाफा नहीं कमा पाता। वह हान युनशान वास्तव में बेकार है। इतने बार थप्पड़ खाने के बाद वह यह भी नहीं जानता कि कैसे जवाब देना है। उसे सिद्धार्थ द्वारा एक बच्चे की तरह पीटा जाता देख एल्डर्स अवाक रह गए। क्या आपने गौर किया? हालांकि यह सिर्फ एक चेहरे पर थप्पड़ है, लेकिन सिद्धार्थ की गति, कोण, ताकत और नियंत्रण सभी एकदम सही हैं। और हमला करने से पहले इसका कोई संकेत नहीं मिलता। उसकी हरकतें इतनी स्वाभाविक और त्रुटिहीन हैं कि यह स्पष्ट है कि यह एक ऐसी चाल है जिसे उसने सैकड़ों और हजारों बार संयमित किया है, एक एल्डर ने प्रशंसा की। ली चांगफेंग ने कहा, सिद्धार्थ एक सच्चा विशेषज्ञ है। उसके पास जो कुछ भी है, उसके लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। बाहरी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसे कितनी कीमत चुकानी पड़ी। उसका युद्ध अनुभव हान युनशान से बिल्कुल अलग स्तर का है। सभी ने सिर हिलाया। अगर यह सच में जीवन और मौत की लड़ाई होती तो सिद्धार्थ एक ही झटके में हान युनशान की जान ले सकता था। चाहे उसकी प्रतिभा कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अब जब वह अपनी वर्तमान स्थिति में आ गया है तो वह बेकार है। हान युनशान वाकई शीर्ष श्रेणी का था। अगर उसके पास नजदीकी मुकाबले की मजबूत क्षमता नहीं थी तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी के इतने करीब क्यों आया? और उसने बार बार यह भी कहा कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को कुत्ते की तरह कुचल देगा। इस बीमारी को ठीक करने के लिए उसे कितनी दवा लेनी होगी? हान युनशान ने आखिरकार अपनी शक्ति जारी कर दी है। अब देखने के लिए एक अच्छा शो होना चाहिए। हान युनशान ने सिद्धार्थ को बर्फ में घेर लिया था। ऐसा लग रहा था कि वाकई एक अच्छा शो होने वाला है। यह देखकर कि सिद्धार्थ फंस गया है और अपने बर्फ के ताले से बाहर निकलने में असमर्थ है, हान युनशान ने अहंकार से मुस्कुराया। लेकिन जैसे ही उसने मुस्कुराया, उसके मुंह का घाव फिर से खुल गया और उसे तेज दर्द महसूस हुआ। तुम लांग चेन को बर्बाद कर दोगे, मैं
अचानक 3000 मीटर का दिव्य छल्ला प्रकट हुआ और सिद्धार्थ के शरीर को ढकने वाली बर्फ उड़ गई। पाव! बर्फ तोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने एक बार फिर हान युनशान के चेहरे पर थप्पड़ मारा। उसी समय एक पैर ने हान युनशान की जांघों के बीच में लात मारी, जिससे उसकी दयनीय चीख निकल गई। भाड़ में जाओ, मैं वास्तव में तुम्हारी पोजिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिद्धार्थ ने हान युनशान की नाक पर मुक्का मारा और हान युनशान बेहोश हो गई। तुम्हारे पास स्पष्ट रूप से कोई शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी तुम दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो? सिद्धार्थ ने हान युनशान के बाल पकड़ लिए और उसे एक मरे हुए कुत्ते की तरह घसीटने लगा। सिद्धार्थ चलते हुए कोस रहा था। शुरू में उसने सोचा था कि वह 5वीं रैंक के सेलेस्टियल की शक्ति का अनुभव करेगा। यही एकमात्र कारण था कि उसने खुद को बर्फ में बंद होने दिया था। फिर वह एक बर्फ विशेषज्ञ के हमले देखना चाहता था। लेकिन इस बेवकूफ ने सचमुच सोचा कि वह सिर्फ इस एक चाल से उसे हरा सकता है और फिर से दिखावा करने लगा। सिद्धार्थ अब और सहन नहीं कर सका। अगर वह और सहन करता तो पागल हो जाता। सिद्धार्थ के पास बहुत अनुभव था और उसने सभी तरह के लोगों को देखा था। लेकिन हान युनशान के अस्तित्व ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया कि दुनिया कितनी विशाल है। वास्तव में सभी तरह के चमत्कार थे। उसने इस बेवकूफ के साथ हाथापाई करने में रुचि खो दी थी और उसे डर था कि कहीं वह गुस्से में उसे अनजाने में न मार दे। ऐसा करना उचित नहीं होगा। जब सिद्धार्थ उसे घसीट कर ले जा रहा था तो कई लोगों ने उसे देखा। पहले तो उन्होंने उसे घृणा से देखा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह जिस व्यक्ति को घसीट कर ले जा रहा था वह हान युनशान था तो उनके जबड़े जमीन पर आ गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। ओह, वास्तव में एक आयरन हॉर्न स्केट बुल है। जैसे ही सिद्धार्थ आगे बढ़ा उसने एक जादुई जानवर को नाले से पानी पीते देखा। यह तीसरे दर्जे का जादुई जानवर था। यह अभी परिपक्व नहीं हुआ था और जैसे ही इसने सिद्धार्थ को देखा इसने दुम मोड़ी और भाग गया। लेकिन सिद्धार्थ ने एक ही बार में इसे बेहोश कर दिया। हे छोटे दोस्त, इतनी जल्दी मत करो। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें एक उपहार भेजेगा। सिद्धार्थ हंसा। सिद्धार्थ ने हान युनशान से उसका सब कुछ छीन लिया और उसके बालों का इस्तेमाल करके उसे आयरन हॉर्न स्केट बुल की पूंछ से बांध दिया। फिर उसने उसके हाथ बांध दिए ताकि वह हाथ की मुहर न बना सके। फिर इस बारे में सोचते हुए उसने आदिम अराजकता वाले स्थान में रखे पटाखों की एक लंबी कतार निकाली। ये फीनिक्स क्राई एम्पायर की यादगार चीजें थीं। जब वह फीनिक्स क्राई से निकला था तो उसे घर की याद आ रही थी, इसलिए उसने जाने से पहले कई स्थानीय उत्पाद खरीदे थे। उनमें से एक ये पटाखे थे। उस समय वह बहुत अमीर था और उसने उच्चतम गुणवत्ता वाले पटाखे खरीदे थे। और उच्चतम गुणवत्ता से उसका मतलब था कि वे पटाखे जो सबसे अधिक शोर करते थे। हान युनशान की कमर और पैरों के चारों ओर कई बार पटाखे लपेटने के बाद भी अभी भी कई फीट बचे थे। भाई उठो, चलो एक उत्तेजक खेल खेलते हैं। सिद्धार्थ ने हान युनशान के चेहरे पर थपथपाया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने उसे जबरदस्ती जगा दिया। सिद्धार्थ, तुम यही मांग रहे हो? मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। हान युनशान दहाड़ा जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह किस स्थिति में है। अरे, तुम्हारी बीमारी अभी भी ठीक नहीं हुई है। तुम्हारी दवा का समय आ गया है। सिद्धार्थ ने इधर उधर देखा और एक अच्छी और गर्म चीजों का ढेर देखा। यह आयरन हॉर्न स्केट बुल की ओर से एक ताजा उपहार था। तुम्हें बकवास करना पसंद है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए हैं। सिद्धार्थ ने कहा। हान युनशान का मुंह खोला और स्वादिष्ट व्यंजन उसमें ठूंस दिया। हान युनशान ने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन उसके आध्यात्मिक युवान को सिद्धार्थ ने सील कर दिया। वह अपनी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ था और सिद्धार्थ के प्रयासों से उसका पूरा मुंह बकवास से भर गया। सिद्धार्थ अभी भी संतुष्ट नहीं था और उसने एक बल्ला निकाला, उसे हान युनशान के मुंह में ठूंस दिया और फिर जोर लगाया और जोर लगाया जब तक कि हान युनशान का पेट फूल नहीं गया। जब वह अंत में और जोर नहीं लगा सका तभी उसने रुका। नाले के पास जाकर हाथ धोते हुए उसने क्रोधित हान युनशान को देखा। उसके माथे की नसें उभर आई थीं, लेकिन अब वह सिद्धार्थ को धमकी देने या शाप देने में असमर्थ था। क्योंकि तुम्हें बकवास करना पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें पेट भरा रखने में मदद कर रहा हूं। इस तरह जब तुम दूसरों को बकवास करना शुरू करोगे तो यह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सिर्फ इतनी ही मदद कर सकता हूं। ऐसा कहने के बाद सिद्धार्थ ने आयरन हॉर्न स्केट बुल को एक जोरदार लात मारी, जिससे वह अपनी नींद से जाग गया।
इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसके पीछे विस्फोटक ध्वनियां गूंजने लगीं, जिससे वह बुरी तरह डर गया। उसने तुरंत ही हमला कर दिया, इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि वह हान युनशान को अपने पीछे घसीट रहा था। पटाखे फूटने के साथ ही मूलतः शांतिपूर्ण जंगल तुरंत जीवंत हो गया और भयभीत आयरनहॉर्न स्केल्ड बुल अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। वह क्या है? क्या इसकी पूंछ से कोई इंसान बंधा है? अया, उसने कोई कपड़े नहीं पहने हैं। बिगड़ैल, हे भगवान, क्या मैं अंधा हूं या यह उत्तरी स्रोत की स्वर्गीय प्रतिभा है? हान युनशान। पटाखों की कतार बहुत लंबी थी। यह आधी अगरबत्ती के बराबर समय तक चलती रही। इस दौरान भयभीत सांड दूर भाग गया और अनगिनत लोगों ने उसे देखा। उन लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। महिला शिष्यों ने देखने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह व्यक्ति नग्न था, इसलिए पुरुषों ने स्पष्ट रूप से देखा कि यह हान युनशान था। एक पीढ़ी की स्वर्गीय प्रतिभा, एक 5वीं श्रेणी का दिव्य प्राणी, एक बेजोड़ अस्तित्व को नंगा करके बैल की दुम से बांध दिया गया था। यह दृश्य चौंकाने वाला था। बैल को दूर भागते देख सिद्धार्थ ने अनिच्छा से अपना हाथ हिलाया। भाई, मुझे तुम्हारी याद आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे भरोसा है कि हमारी किस्मत साथ देगी और हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। इतना कहने के बाद सिद्धार्थ ने अपने कपड़े साफ किए और आगे बढ़ गया। उसी समय एल्डर हॉल पूरी तरह से शांत था। म्यू किंगक्सुआन का ध्यान फॉर्मेशन प्लेट पर था। वह स्क्रीन पर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एल्डरली चांगफेंग, यह वही परिपक्व बुद्धिमान युवक है जिसका आपने वर्णन किया था। मुझे खेद है, लेकिन मुझे अपनी शंकाएं व्यक्त करनी हैं, एक एल्डर ने हंसते हुए कहा। ली चांगफेंग को गुस्सा नहीं आया। वह कड़वी मुस्कान के साथ बोला, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ इतना मूर्ख होगा। संरचनाओं के साथ वे सभी स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि बाहर क्या हो रहा था। मूल रूप से ली चांगफेंग ने सिद्धार्थ को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया था जिसने अनगिनत कठिनाइयों का अनुभव किया था और परिणामस्वरूप पूरी तरह से परिपक्व हो गया था। लेकिन सिद्धार्थ के वर्तमान आचरण ने उन्हें अवाक कर दिया। वह पहले से ही अपने 20वें दशक में है, लेकिन वह अभी भी एक बच्चे की तरह है। थोड़ा बचपना होना बुरा नहीं है, एक बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा। ठीक है, अपने लोगों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करो। इस बार थोड़ा निराशाजनक था। अगर हमें पता होता कि इस बार शिष्य इतने मजबूत होंगे, तो हम उनका स्वागत करने के लिए और भी मजबूत शिष्यों को भेजते। अब शिष्य बहुत घमंडी हैं और उन्हें संभालना मुश्किल है। हमें उनके साथ सख्त होना होगा, इसलिए हमारी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा भारी है। अन्यथा कानून प्रवर्तन हॉल हमारी आलोचना करने वाला है, हॉल मास्टर ने आह भरी। हाँ हॉल मास्टर, सभी ने कहा। एल्डर हॉल जुआंटियन दाओ संप्रदाय की प्रतिभाओं को बढ़ाने का प्रभारी था। मिशन, संसाधनों की रिहाई, मार्गदर्शन, यह सब उन पर था, जिसने उनका बोझ बहुत भारी बना दिया। जहां तक कानून प्रवर्तन हॉल की बात है, तो यह भी जुआंटियन दाओ संप्रदाय का प्रभारी विभाग था। शिष्य और बुजुर्ग दोनों ही उनकी देखरेख के दायरे में थे, जिससे उन्हें बहुत अधिक अधिकार प्राप्त थे। पिछले कुछ सालों में अधिक से अधिक शिष्य कानून प्रवर्तन हॉल में शामिल हो गए थे, जिससे वे पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गए थे। उन्होंने एल्डर हॉल के मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। हालांकि उन चीजों को स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया गया था कि उन्हें एल्डर हॉल द्वारा संभाला जाना था। एल्डर हॉल उन्हें संभालने की स्थिति में था और कानून प्रवर्तन हॉल भी ऐसा ही था। उदाहरण के लिए, पूर्वी बंजर भूमि के मामले को मूल रूप से एल्डर हॉल द्वारा संभाला जाना चाहिए था, लेकिन कानून प्रवर्तन हॉल ने पूर्वी बंजर भूमि के शिष्यों की देखरेख और जांच करने की आड़ में लू मिंगहान को जबरन भेज दिया था। सिद्धार्थ के मामले की वजह से ली चांगफेंग ने लू मिंगहान को दबा दिया था, जिससे कानून प्रवर्तन हॉल की साख गिर गई थी। लेकिन लू मिंगहान वाकई बहुत आगे निकल गया था और खुद को असुरक्षित छोड़ दिया था, जिससे उनके पास चीजों को वैसे ही स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उच्च अधिकारी नहीं चाहते थे कि एल्डर हॉल और कानून प्रवर्तन हॉल के बीच संघर्ष और अधिक बढ़े, इसलिए इस बार जो एल्डर्स शिष्यों का स्वागत करने गए थे, उन सभी को संप्रदाय संरक्षण मंडप द्वारा चुना गया था। संप्रदाय रक्षा मंडप भी एक शक्तिशाली विभाग था, जो किसी राष्ट्र की सेना के समान था। उनके पास जुआंटियन दाओ संप्रदाय में सबसे बड़ी शक्ति थी और वे संप्रदाय की रक्षा करने और उसकी लड़ाइयां लड़ने के प्रभारी थे। एल्डर शाह और अन्य सभी संप्रदाय रक्षा मंडप से थे। उनकी स्थिति विशेष थी क्योंकि दूसरे लोग उनके काम पर आपत्ति करने की हिम्मत नहीं करते थे। संतुलन बनाए रखने का यही एकमात्र तरीका था। जब एल्डर हॉल के लोग शिष्यों पर नजर रखने में व्यस्त थे, सिद्धार्थ आगे बढ़ता रहा। उसने रास्ते में कई लोगों को देखा
और कई लोगों को देखा जो आसानी से भ्रम के गठन से बच गए थे और आगे बढ़ते रहे। इसके अलावा उनके पास भ्रम के गठन से बचने के लिए सभी तरह के तरीके थे, जिससे उसे एक भद्दी अभिव्यक्ति याद आई। जैसे पक्षियों के पास मल त्यागने का अपना तरीका होता है, वैसे ही हर किसी का अपना दांव होता है। लेकिन आगे की उनकी यात्रा बहुत शांतिपूर्ण नहीं थी। इसे बेहद जीवंत कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कई लड़ाइयां देखीं। लेकिन वे लड़ाइयां बच्चों के बीच होने वाली हाथापाई जैसी थीं। कुछ लोग हारने के बाद चिल्लाने लगते थे, कहते थे कि उनके प्रतिद्वंद्वी ने धोखा दिया है। सिद्धार्थ देखते देखते बेहोश हो गया। लेकिन फिर इस बारे में सोचते हुए उनका अनुमान था कि जहां वे थे वहां का धार्मिक मार्ग शायद बहुत मजबूत था और भ्रष्ट मार्ग को दबाने में सक्षम था। शायद उनके पास कोई दुश्मन नहीं था, जिसके कारण उनके विशेषज्ञों की गुणवत्ता गिर गई। दुर्भाग्य से उसे रास्ते में एक भी ड्रैगन ब्लड योद्धा या पूर्वी बंजर भूमि से कोई शिष्य नहीं मिला। पूर्वी बंजर भूमि की दयनीय संख्या अन्य 3 क्षेत्रों के लोगों द्वारा पूरी तरह से डूब गई थी। एक और दिन आगे बढ़ते हुए उसके सामने धुंध का एक समुद्र दिखाई दिया। यह कोई भ्रम नहीं था, बल्कि असली धुंध थी, एक खास तरह की धुंध जिसने उसकी आत्मा को दबा दिया था, जिससे वह अपनी दिव्य इंद्रियों से यह पता नहीं लगा पा रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। धुंध अंतहीन थी और उसका अंत देखना असंभव था। लेकिन उसकी जेड प्लेट दिशा बताती रही और धुंध के बीच से सीधे इशारा करती रही। जब सिद्धार्थ ने पहली बार धुंध में कदम रखा तो वह कुछ भी देखने में असमर्थ था। वह केवल यह महसूस कर पा रहा था कि वह किस दिशा में जा रहा है। सौभाग्य से जेड प्लेट उसे दिशा बताती रही, इसलिए वह खो नहीं गया। जैसे ही वह सावधानी से आगे बढ़ा, उसकी कोहनी अचानक किसी चीज से टकराई और हाथ आगे बढ़ाते ही उसे एक नरम गोल गांठ का एहसास हुआ। एक महिला की चौंक कर चीखने की आवाज आई। दुष्ट, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो? क्या तुम मेरी बात पर यकीन करते हो कि मैं तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाने की तुम्हारी क्षमता को खत्म कर दूंगी? एक महिला ने गुस्से में कहा। सिद्धार्थ को अभी तक समझ में नहीं आया था कि उसने क्या छुआ है, तभी उस पर गालियों की बौछार होने लगी। उसकी अहंकार भरी बातें सुनकर वह दहाड़ता हुआ बोला, क्या तुम मेरी बात पर यकीन करती हो जब मैं कहता हूं कि मैं अभी से अपने पूर्वजों की वंशावली को आगे बढ़ाना शुरू कर दूंगा? उस महिला ने चौंक कर चीख मारी। पता नहीं वह डरकर भाग गई थी या किसी और ने उसे छुआ था। उसकी आवाज सैकड़ों मीटर दूर तक गूंजी। नहीं, कुछ गड़बड़ है। इस कोहरे में एक अजीब सी संरचना है। मुझे सावधानी से चलना होगा। किसी महिला द्वारा छुआ जाना बुरा नहीं होगा, लेकिन किसी पुरुष द्वारा छुआ जाना बुरा होगा। सावधान रहना होगा। सिद्धार्थ ने अपनी ज्वाला ऊर्जा को प्रसारित करना शुरू कर दिया, जिससे उसके चारों ओर एक ज्वाला अवरोध बन गया। उच्च तापमान दूसरों को उसे महसूस करने और किसी भी आकस्मिक विकृत मुठभेड़ से बचने की अनुमति देता था। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद सिद्धार्थ की चेतावनी की भावना जाग उठी। एक बड़ा हाथ उसकी पीठ की ओर सीटी बजाता हुआ आया। उसके पीछे की अपार शक्ति ने सिद्धार्थ के दिल को हिलाकर रख दिया। धमाका! सिद्धार्थ की मुट्ठी एक बड़े हाथ से टकराई। हालांकि उसने पाया कि यह कोई इंसानी हाथ नहीं था, बल्कि एक लकड़ी का हाथ था। जैसे ही उसने उसे रोका, एक और सीटी बजती हुई उसके सिर के पीछे की ओर आई। उसने जल्दी से अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और अपनी उंगलियों को पंजे की तरह इस्तेमाल करके उसे पकड़ लिया। इस हाथ को पकड़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि इसका मालिक एक बेहद परिष्कृत लकड़ी की कठपुतली थी। इसकी उंगलियों पर बारीकियां एकदम सही थीं और यहां तक कि उंगलियों के निशान भी थे। हालांकि यह एक लकड़ी की कठपुतली थी, लेकिन यह धातु की तरह कठोर थी और जैसे ही सिद्धार्थ ने इसकी मुट्ठी पकड़ी, यह तेजी से पीछे हट गई। अचानक इसने सिद्धार्थ के कंधे की ओर नीचे की ओर एक लात मारी। सिद्धार्थ ने नाक सिकोड़ी और उसे एक लात भी मारी, उसके पैर पर वार किया। इस बार सिद्धार्थ ने अपनी 80% शक्ति का उपयोग किया और उसने उसके पैर को उड़ा दिया। लेकिन उसे अपने पैर में भी तेज दर्द महसूस हुआ और वह अंदर ही अंदर बड़बड़ाया कि यह कितना कठोर था। उसका वर्तमान भौतिक शरीर अत्यंत शक्तिशाली था, इस हद तक कि खजाने की वस्तुएं भी उसे घायल करने में मुश्किल होती। हालांकि इस लकड़ी की कठपुतली को लात मारने से उसे बहुत दर्द होता था। यह असाधारण था। लकड़ी की कठपुतली तेजी से पीछे गिर गई जब उसके दूसरे पैर ने सिद्धार्थ पर लात मारी। वह चौंक गया क्योंकि यह बात समझ में नहीं आ रही थी। जब उसके दोनों पैर जमीन से ऊपर थे तो वह पीछे कैसे हट रही थी? सिद्धार्थ ने उसके दूसरे पैर को तोड़ दिया और उसे एहसास हुआ कि वह क्या है। कठपुतली के शरीर को उसके नितंब के नीचे एक छड़ से सहारा दिया गया था।
नीचे कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो उसके हमलों को नियंत्रित करती हो। जब सिद्धार्थ ने कठपुतली को तोड़ दिया और छड़ को पकड़ लिया, तब भी वह तेजी से उसके चारों ओर घूमता रहा। तो तंत्र तब सक्रिय होता है जब आप एक निश्चित सीमा में चलते हैं, जिस बिंदु पर लकड़ी की कठपुतली आप पर सामने, पीछे, बाएं और दाएं से हमला करेगी। है कुल 4 हमले हैं और वे सभी अलग अलग दिशाओं से आते हैं। दिलचस्प है। छड़ पर हाथ रखकर उसे इधर उधर घूमते हुए महसूस करते हुए वह धीरे धीरे कठपुतली के काम को समझने लगा। यह वाकई दिलचस्प था। जिस व्यक्ति ने इसे स्थापित किया था उसने व्यक्ति के पीछे हटने के रास्ते की गणना की थी, इसलिए ये 4 हमले काफी नुकसान पहुंचा सकते थे। यदि कोई व्यक्ति सामने से होने वाले पहले हमले को रोक देता है तो वह यह मान लेगा कि उसका दुश्मन सामने है और फिर अगले हमले में उसके लिए आसानी से शिकार बनना संभव हो जाएगा। ठीक इसी समय एक दयनीय चीख निकली और एक आकृति सिद्धार्थ के शरीर के पास से उड़ी। इतने लंबे समय तक धुंध में रहने के बाद वह अभ्यस्त हो गया था और अब कुछ मीटर के भीतर की चीजें देख सकता था। उसने एक आदमी को देखा जिसका कंधा नष्ट हो गया था। जब वह आदमी उसके पास से गुजरा तो यह स्पष्ट था कि उसे शायद यह समझ में नहीं आया था कि लकड़ी की कठपुतली द्वारा उड़ाए जाने से पहले क्या हो रहा था। उसके कंधे पर चोट ठीक उसी जगह थी जहां लकड़ी की कठपुतली ने पहली बार सिद्धार्थ को मारने की कोशिश की थी। इस आदमी को शायद बिना कुछ समझे ही चोट लग गई थी। खतरे के प्रति आध्यात्मिक बोध का यह स्तर सचमुच अद्भुत है। सिद्धार्थ अवाक रह गया। हालांकि कठपुतली का हमला अचानक हुआ था, लेकिन आसपास का स्थान मूलतः शांत था। जब कठपुतली हमला करती तो काफी हलचल मच जाती, लेकिन यह व्यक्ति इसे महसूस नहीं कर पाया। वाकई अद्भुत। उसे पूरा यकीन था कि कोई भी ड्रैगन ब्लड योद्धा लकड़ी की कठपुतलियों के सभी हमलों को चकमा देने में सक्षम होगा। ऐसा उनके जीवन और मृत्यु की लड़ाइयों के अनुभव के कारण था। वह कई मील तक आगे बढ़ता रहा। अचानक उसे खुदाई की आवाज सुनाई दी। क्या हो रहा था? क्या कोई किसी की हत्या के सबूत को दफनाने की कोशिश कर रहा था? यह बहुत ही बेशर्मी थी। गो रैन, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? लेकिन जब वह करीब गया तो उसने देखा कि यह गो रैन खुदाई कर रहा था। बॉस, तंत्र का मूल नीचे है। मैं इसका अध्ययन करना चाहता हूं, गो रैन ने कहा। क्यों मेहनत बर्बाद कर रहे हो? एक बार पास हो जाओ तो तुम्हारे पास अध्ययन और शोध के लिए बहुत सारी चीजें होंगी। सिद्धार्थ अवाक रह गया। बॉस, आप समझ ही नहीं रहे हैं। अगर मैं इसका पता नहीं लगा पाया तो मैं रात को सो नहीं पाऊंगा। बॉस, मैंने सुना है कि हान युनशान को नंगा कर दिया गया था और उसके छोटे से लिंग को पटाखे से उड़ा दिया गया था। यह आपने ही किया था, है न? गो रैन ने कहा। उसकी छोटी सी डिंगडिंग इतनी कमजोर है। सिद्धार्थ चौंक गया, लेकिन फिर उसे जल्दी से एहसास हुआ कि उसके आध्यात्मिक युवान के साथ हान युनशान खुद की रक्षा करने में सक्षम नहीं था। जहां तक उसकी जीवन छड़ी का सवाल है, वह जगह स्वाभाविक रूप से कमजोर थी। फिर वह वास्तव में संभव था। अरे, तुम सच में काम करना जानते हो। जब मैंने यह खबर सुनी तो मैं लगभग हंसते हंसते मर गया। वह बेवकूफ मौत के घाट उतारने लायक है, गो रैन ने उत्साह से कहा। क्या तुम वाकई और खुदाई करने की योजना बना रहे हो? यह बहुत गहरा हो सकता है, या शायद कोई तुम्हें वहां पहुंचने से पहले ही रोक देगा। प्रयास व्यर्थ मत करो। सिद्धार्थ को गो रैन की पसंद के बारे में अच्छी राय नहीं थी। गो रैन ने कहा, मुझे और अधिक खोजबीन करनी होगी। मैं इस मामले को छोड़ नहीं सकता। ठीक है, तो आगे बढ़ो। मैं आगे जा रहा हूं। सिद्धार्थ अब उसे परेशान नहीं करता था। सच में गो रैन एक बहुत ही भावुक व्यक्ति था। कला और तंत्र बनाने के प्रति उसकी प्रतिभा और जुनून अतुलनीय था। चूंकि उसने यह तय कर लिया था, इसलिए सिद्धार्थ ने उसे रोकने के लिए मजबूर नहीं किया। वह जो चाहे कर सकता था। 3 दिन बाद गो रैन ने आखिरकार कोर तक अपना रास्ता खोद लिया। लेकिन जो बात उसे हैरान कर गई वह यह थी कि भूमिगत कोर एक पूरा टुकड़ा था और वह अंदर के रहस्यों को देखने के लिए इसे खोलने में असमर्थ था। जैसे ही वह अंदर देखने के लिए इसका एक टुकड़ा तोड़ने की तैयारी कर रहा था, एक बुजुर्ग प्रकट हुआ और उसे कठोर रूप से डांटा। उसे सार्वजनिक संपत्ति को न तोड़ने की चेतावनी दी। तभी गो रैन लगभग रोते हुए वहां से चला गया। लेकिन यह कुछ ऐसा था जो बाद में हुआ। सिद्धार्थ आगे बढ़ता रहा। उसने अचानक देखा कि कुछ शिष्य बिना किसी आशंका के आगे बढ़ रहे हैं। वे तंत्र को सक्रिय करने से बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे, जिससे वह चौंक गया। वाह, ये तो बहुत होशियार लोग हैं। सिद्धार्थ ने उनके हाथों में एक खास चीज देखी। वह बीज जैसी दिख रही थी।
कभी कभी वे लोग अचानक रुक जाते और धीरे धीरे आगे बढ़ने से पहले आगे बढ़ जाते। चौंक कर सिद्धार्थ ने उन जगहों पर जाकर इसका परीक्षण किया। जैसी कि उम्मीद थी, उसे एक कठपुतली के हमले का सामना करना पड़ा। इससे वह थोड़ा उदास हो गया। उन्होंने वे बीज कहां से प्राप्त किए थे? इस अवसर को मत छोड़ो। हमलावर कठपुतलियों को भांपने में सक्षम दिव्य बीज यहां है। इस दिव्य बीज के साथ आप इस परीक्षण को आसानी से, सुरक्षित रूप से, जल्दी और बिना किसी परेशानी के पास कर पाएंगे। जल्दी से आकर देख लो। वे लगभग बिक चुके हैं। सिद्धार्थ ने अचानक चिल्लाने की आवाज सुनी। वह दौड़कर गया और देखा कि एक दुबला पतला लेकिन चतुर दिखने वाला आदमी चिल्ला रहा है। सिद्धार्थ को आते देख उसकी आंखें चमक उठीं। ओह, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ, नमस्ते। मैंने बहुत पहले ही आपके महान नाम के बारे में सुना है। क्या आप एक दिव्य बीज खरीदना चाहते हैं? मुझे पता है कि आपके जैसे अद्वितीय नायक को ऐसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके पक्ष के लोगों को इसकी जरूरत होगी। कैसा रहेगा? क्या आप अपने लोगों के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं? उसने पूछा। सिद्धार्थ हंसा। यह आदमी वाकई बात करना जानता है। चिंतित था कि सिद्धार्थ अपनी प्रतिष्ठा के कारण मना कर देगा, इसलिए उसने तुरंत उसे बिना अपनी प्रतिष्ठा खोए इसे खरीदने का एक तरीका बताया। यह किस तरह का बीज है? इसकी कीमत क्या है? सिद्धार्थ ने पूछा। इस बीज का नाम तो मैं भी नहीं जानता। मैंने खुद ही इसका नाम सोचा है, लेकिन अगर मैं इसे बताऊंगा तो मुझे डर है कि तुम मुझ पर हंसोगी, इसलिए मैं इसे नहीं बताऊंगा। जहां तक इसकी कीमत की बात है, मैंने इसे दूसरों को 1000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन में बेचा है, बिना किसी मोलतोल के। लेकिन तुम्हारे लिए मैं केवल 800 ही लूंगा। कैसा रहेगा? उसने ईमानदारी से सिद्धार्थ की ओर देखा। हाँ, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? अभी अभी किसी ने कहा था कि उन्होंने इसे 100 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों में खरीदा है। क्या तुम इसे मुझे 800 में बेचने के लिए कीमत और भी बढ़ाने की हिम्मत कर सकते हो? सिद्धार्थ ने पूछा। आह, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ, नाराज मत होइए। मैंने शायद इसे गलत कीमत पर बेचा है। चूंकि ऐसा है, मैं खुद को सजा दूंगा और इसे आपको सिर्फ 80 नहीं बल्कि 50 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन में दे दूंगा। आप क्या सोचते हैं? उसने जल्दी से कहा। सिद्धार्थ लगभग हंस पड़ा। वास्तव में उसके पास कोई ईमानदारी नहीं थी। उसने मौके पर ही कीमतें तय कर दी। मैं एक खरीदूंगा। सिद्धार्थ इस बात को लेकर बेहद उत्सुक था कि यह बीज क्या है, और उसे इसकी कीमत की परवाह नहीं थी। लेकिन वह नहीं चाहता था कि दूसरे लोग उसे नकदी गाय की तरह समझें। पैसे प्राप्त करने के बाद वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और जल्दी से सिद्धार्थ को एक छोटा सा बीज दिया। बीज पिस्ते के आकार का था। उसका छिलका थोड़ा खुला हुआ था और उस पर धूल की परत जमी हुई थी। छोटे दोस्त, तुम में वाकई कुछ हुनर है। पेड़ के दानवची फल के बीज दर्जनों में कम ग्रेड के स्पिरिट पत्थरों के लिए बेचे जाते हैं, लेकिन तुम उन्हें 50 मध्यम ग्रेड के पत्थरों के लिए बेच रहे हो। बुरा नहीं, बुरा नहीं, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। उस व्यक्ति के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ इस बेहद अनजान फल को पहचान लेगा। उसे लगा कि अब वह उसके खिलाफ हो जाएगा। घबराओ मत, मैं सिर्फ तुम्हारी व्यावसायिक समझ की प्रशंसा कर रहा हूं। यह ट्री डेमन बीज मार्वल कार्प कपूर फूल के पाउडर से संक्रमित हो गया है। यह बीज को बहुत संवेदनशील बनाता है। लकड़ी की ऊर्जा का कोई भी निशान इसे थोड़ा अंकुरित कर देगा, और इस तरह यह पता लगाना संभव है कि लकड़ी की कठपुतलियां कहाँ हैं। बुरा नहीं, बुरा नहीं, सिद्धार्थ ने प्रशंसा की। उन्होंने कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ विद्वान हैं और उन्होंने कनिष्ठ शिष्य की विधियों को आसानी से समझ लिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी यह चाल आसानी से पकड़ी जा सकेगी। उन्होंने इसे खुलेआम बेचने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि मूलतः कोई भी इन दोनों चीजों को नहीं पहचानता था। पहली कोई कीमती दवा नहीं थी, जबकि दूसरी एक बहुत ही उपेक्षित वस्तु थी। तुम्हें गोलियों को परिष्कृत करना आना चाहिए, है न? सिद्धार्थ ने पूछा। मैं सिर्फ एक शौकिया हूं जो चौथी श्रेणी की औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर सकता हूं। उस मामले में मेरी प्रतिभा बहुत कम थी, इसलिए मेरे पास आगे बढ़ने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए मैंने पैसे कमाने का रास्ता अपनाया। मैंने ज्यादा से ज्यादा संसाधन जुटाने और उन्हें अपने ऊपर खर्च करने के लिए कड़ी मेहनत की, और यही एकमात्र तरीका था जिससे मैं सेंट्रल प्लेन्स तक पहुंचने में कामयाब रहा। उस आदमी ने जवाब दिया। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी कड़वाहट और बेबसी साफ तौर पर थी। उसकी कहानी में कुछ अनकही शिकायतें जरूर थीं। मजबूत बनने के लिए कोई ऊंचा या नीचा रास्ता नहीं है।
पैसे कमाने के लिए अपनी खुद की बुद्धि पर भरोसा करना शर्मनाक नहीं है। यह उन बेवकूफों से कहीं बेहतर है जो सिर्फ खाने की बर्बादी करते हैं, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। बहुत धन्यवाद वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ। इस आदमी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि सिद्धार्थ उसे नीची नजर से देखने के बजाय उसकी प्रशंसा करेगा। उसे यह तो पता ही था कि उसकी नजर में सिद्धार्थ ही असली स्वर्गीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा व्यक्ति उस पर कृपादृष्टि रखेगा। तुम्हारा नाम क्या है? सिद्धार्थ ने पूछा। छोटा भाई कियान डुओडुओ है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सचमुच बहुत पैसा है, बल्कि मेरा उपनाम कियान है और मेरे माता पिता को उम्मीद थी कि मुझे पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने मुझे यह नाम दिया। उन्होंने जल्दी से समझाया। बुरा नहीं है। जो लोग अपने पैरों पर खड़े होते हैं वे सभी सम्मान के पात्र होते हैं, लेकिन इस तरह की व्यावसायिक पद्धति में थोड़ी कमी है। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। कृपया मुझे संकेत दीजिए वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, कियान डुओडुओ ने आदरपूर्वक पूछा। सिद्धार्थ ने इधर उधर देखा और संयोग से एक साथी को पास से गुजरते हुए देखकर चिल्लाया, छोटे साथी इधर आओ। वह व्यक्ति अभी थोड़ा आगे जाने ही वाला था, लेकिन सिद्धार्थ का बुलावा सुनकर वह घबरा गया और उसके पास आ गया। क्या वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई को कुछ चाहिए? उसने पूछा। बेशक। तुम्हारा माथा भरा हुआ और तुम्हारी हड्डियां असंरेखित देखकर मैं कह सकता हूं कि तुम्हें बहुत पीटा गया होगा। अय्या, तुम्हारा सिर भी सूज गया है। मेरे पास एक दिव्य वृक्ष देवता का बीज है जो तुम्हें भाग्य पाने और विपत्ति से बचने में मदद कर सकता है, जिससे तुम परीक्षण के इस भाग को सुरक्षित रूप से पार कर सको। इस तरह का बीज मैंने अभी इस भाई से खरीदा है। उस समय मैंने 2000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन खर्च किए थे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी शक्ति के साथ मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसे बदलना चाहता हूं। यह कैसा है? क्या तुम इसे चाहते हो? सिद्धार्थ ने पूछा। तुम इसे मुझे बेच रहे हो? यह सुनकर उस व्यक्ति ने तुरंत कुछ हिसाब किताब लगाया। उसने चतुराई से कहा, यह बीज अब सेकंड हैंड हो चुका है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा 1500 का ही दाम लगाऊंगा। लेकिन क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं 500 हार जाऊंगा? सिद्धार्थ ने पूछा। चलो इसे भूल जाते हैं, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। शायद यह क्षेत्र कुछ ही देर में खत्म हो जाए, उस आदमी ने कहा, ऐसा दिखावा करते हुए कि वह जाने वाला है। ठीक है, मैं नुकसान उठा लूंगा। मैं इसे आधा बेचने और आधा देने के रूप में लूंगा, सिद्धार्थ ने दुखद भाव के साथ कहा। वह चतुर व्यक्ति उत्साह से बीज लेकर चला गया। उसका रूप ऐसा था जैसे उसने अभी अभी बहुत धन कमाया हो, जिससे कियान डुओडुओ अचंभित रह गया। हर कोई सस्ते में चीजें पाना पसंद करता है। बात यह है कि आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। हालांकि व्यापार में कई अन्य कारक भी हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से एक सरल कारक है। यदि आप इसे अपनी मार्केटिंग तकनीकों में जोड़ते हैं तो आपका मुनाफा निश्चित रूप से कई गुना बढ़ जाएगा। आप बहुत ज्यादा सख्ती से व्यापार नहीं कर सकते, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा और जाने के लिए मुड़ा। उसने पहले ही बीज की उत्पत्ति का पता लगा लिया था, इसलिए यहां और समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ, कियान डुओडुओ ने पुकारा। यह क्या है? कियान डुओडुओ ने अपने दांत पीसते हुए पूछा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ, आप मनुष्यों के बीच एक ड्रैगन हैं। मुझे नहीं पता कि आप इस कनिष्ठ भाई के बारे में कितना सोचते हैं, लेकिन कनिष्ठ भाई आपका कुत्ता, आपका घोड़ा, जो भी आपको चाहिए बनने को तैयार है। तुम मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, है ना? संयोग से मुझे तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति की जरूरत है जो व्यापार के बारे में जानता हो। लेकिन पहले किसी ऐसे तरीके के बारे में सोचो जिससे तुम बाहर न निकल सको, सिद्धार्थ ने हंसते हुए हाथ हिलाकर अलविदा कहा। कियान डुओडुओ बहुत होशियार था और ऐसा लगता था कि उसके पास कुछ अनुभव भी था। सिद्धार्थ ऐसे व्यक्ति के साथ काम करने में सहज होगा। अगर वह उसे मौका देता तो वह दूसरों की तुलना में उसे ज्यादा संजो कर रखता। सिद्धार्थ को वाकई उसके जैसे किसी व्यक्ति की जरूरत थी। जुआंटियन दाओ संप्रदाय बहुत बड़ा था और वह व्यस्त रहता। उसे इन चीजों को संभालने के लिए किसी की जरूरत थी। हालांकि उसे व्यापार की परवाह नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि साधकों के लिए पैसा सबसे पहली जरूरत है। पैसे के बिना चाहे आपकी प्रतिभा कितनी भी बढ़िया क्यों न हो, आप फिर भी भूख से मर जाएंगे। ड्रैगन ब्लड लीजन को बढ़ने की जरूरत थी और उन्हें अपने पीछे बड़ी वित्तीय क्षमता की जरूरत थी। यहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि हर किसी की प्रतिभा को केवल औसत ही माना जा सकता है। कोई भी संप्रदाय अपने संसाधनों को शीर्ष प्रतिभाओं पर केंद्रित करेगा,
और सिद्धार्थ नहीं चाहता था कि ड्रैगन ब्लड लीजन असमान रूप से मेल खाए और अंततः टूट जाए। यही वह स्थिति थी जिससे वह सबसे अधिक बचना चाहता था। अगर वे संप्रदाय से पर्याप्त संसाधन प्राप्त नहीं कर सकते तो उन्हें तैयारी करनी होगी। झेंग वेनलोंग उसे केवल कुछ संसाधन दे सकता था और वह उस पर बहुत अधिक भरोसा नहीं कर सकता था। आखिरकार दूर का पानी नहीं पिया जा सकता। झेंग वेनलोंग को सेंट्रल प्लेन्स में पूरी तरह से स्थापित होने से पहले उसे संसाधनों के लिए खुद पर निर्भर रहना पड़ा। उसे ड्रैगन ब्लड योद्धाओं को कम से कम शीर्ष शिष्यों की तरह तेजी से बढ़ने देना था, या अगर उन्हें बहुत दूर फेंक दिया गया तो उन्हें मिलने वाले संसाधनों की मात्रा भी कम हो जाएगी। फिर यह बस एक अंतिम चक्र होगा। ड्रैगन ब्लड योद्धाओं को साधना पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी और वह खुद पूरे दिन इधर उधर भागता नहीं रह सकता था। इसलिए उसे इस मामले में कुशल किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उसे चीजों को संभालने में मदद कर सके। कियान डुओडुओ की उपस्थिति ने सिद्धार्थ को सुखद आश्चर्य दिया। वह काफी समझदार था और एक व्यक्ति के रूप में वह अच्छा भी लग रहा था। वह इस बारे में सोचेगा और देखेगा कि क्या वह संवारने लायक है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसने सीधे दिव्य अंगूठी को बुलाया, और जब भी उसका सामना लकड़ी की कठपुतलियों में से किसी से होता तो वह आगे बढ़ने से पहले उसे तोड़ देता। कुछ दिनों बाद वह आखिरकार धुंध से बच निकला। उसके सामने एक बहुत बड़ी झील थी। पानी बिल्कुल शांत और साफ था, दर्पण की तरह दिख रहा था। यह सुंदर और मनमोहक था। झील अकल्पनीय रूप से विशाल थी, इतनी विशाल कि उसका दूसरा छोर दिखाई नहीं दे रहा था। उसके सामने बहुत से लोग थे जो कोई समाधान नहीं ढूंढ पा रहे थे। बॉस, आप आ गए। झील के सामने हजारों शिष्य खड़े थे, समाधान के लिए दिमाग लगा रहे थे। उनमें से एक ड्रैगन ब्लड योद्धा था। क्या हो रहा है? तुम सड़क पार क्यों नहीं कर रहे हो? सिद्धार्थ ने पूछा। उन्होंने कहा, झील बहुत अजीब है। इसे तैरकर पार करना या उड़कर पार करना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि कैसे जो लोग हवा में जाने की कोशिश करते थे वे तुरंत गिर जाते थे, और जो लोग तैरने की कोशिश करते थे वे तुरंत झील की गहराई में डूब जाते थे, तैरने में असमर्थ हो जाते थे। कुछ लोगों ने झील पार करने की कोशिश की थी और अभी वे झील के तल पर थे और उनका अभिवादन कर रहे थे। कुछ शिष्य अब उन्हें किनारे पर वापस खींचने के लिए एक लंबी रस्सी का उपयोग कर रहे थे। शुरू में उन्होंने सोचा था कि अगर वे उड़ या तैर नहीं सकते तो वे नीचे चलकर पार कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही मीटर के बाद उन्होंने पाया कि पानी उनके चारों ओर जमने लगा है। आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था और बहुत दूर चले जाने के परिणामस्वरूप वापस लौटने का भी कोई रास्ता नहीं था। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या पहले भी कोई लोग नदी पार कर चुके थे? अगर सभी लोग नदी पार करने में असफल हो गए होते तो यहाँ इतने कम लोग नहीं होते। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई यान मोचेन ने अपनी पृथ्वी ऊर्जा से एक पुल बनाया और लोगों के एक समूह को उस पर ले आए, लेकिन जब वे पुल पार कर गए तो पुल ढह गया। नीम वही है। एक शिष्य ने मिट्टी के ढेर की ओर इशारा किया। मैंने सुना है कि वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन झाओ जियान ने झील की सतह पर एक जल पुल बनाया और लोगों के एक समूह को भी साथ ले आई। पानी का पुल उसके बाद गायब हो गया, एक और ने आह भरी। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ, आप बहुत ताकतवर हैं। आप हमें यहाँ ला सकते हैं, है न? एक प्यारी युवती ने उसे आकर्षक रूप से देखते हुए पूछा। नहीं, मैं 5वीं रैंक की दिव्य नहीं हूँ, मेरे पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है। खुद को पार करना ही मेरे लिए काफी मुश्किल होगा। सिद्धार्थ स्वाभाविक रूप से ऐसी किसी बात पर विश्वास नहीं करेगी। इसके अलावा वह इतनी सुंदर भी नहीं थी। सभी लोग निराश थे। वे इस झील को पार करने का कोई उपाय नहीं सोच पा रहे थे। मैं तो बस इतना जानता था कि पूर्वी बंजर भूमि के कुत्ते बेकार हैं, भीड़ में से किसी ने व्यंग्य किया। यह व्यक्ति चालाक था और उसकी आवाज हवा में फैल गई थी, इसलिए वे नहीं बता पाए कि कौन बोल रहा है। सभी के हाव भाव बदल गए। मूर्ख, तुम्हारे आध्यात्मिक उतार चढ़ाव तुम्हें बेच देते हैं। सिद्धार्थ ने अपना हाथ हिलाया और सीधे उस व्यक्ति को बाहर खींच लिया जिसने बात की थी। अरे, तुम क्या कर रहे हो? गलत व्यक्ति को दोष मत दो, वह आदमी चिल्लाया। शुभकामनाएं। सिद्धार्थ ने उसे झील के पार फेंक दिया। वह व्यक्ति कुछ 100 मीटर बाद ही नीचे गिर गया और डूब गया। सिद्धार्थ ने भौहें सिकोड़ी। जैसा कि अपेक्षित था, यह झील अजीब थी। अपनी शक्ति से उस व्यक्ति को मीटर नहीं बल्कि सैकड़ों मील उड़ना चाहिए था। कोई अज्ञात शक्ति मौजूद थी। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ, वह ऐसे ही मरेगा। तब तुमने किसी की हत्या कर दी होगी, एक दयालु अजनबी ने चेतावनी दी। यह ठीक है। वह निश्चित रूप से कुछ महीनों तक टिक सकता है।
एक बार मुकदमा खत्म हो जाने के बाद कोई स्वाभाविक रूप से आएगा और उसे बचाएगा, और अगर कोई उसे नहीं बचाता है तो वह मुकदमे के बाद मर जाएगा। दूसरे शब्दों में, मैं मुकदमे के दौरान किसी को नहीं मारता। उसकी मौत का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, सिद्धार्थ ने कहा। सबको उस आदमी के लिए थोड़ी हमदर्दी के साथ साथ ठंड भी महसूस हुई। ऐसा बुरा मुंह रखने का क्या मतलब था? अब उसने यह कर दिया था। अगर कोई उसे नहीं बचाता तो वह पानी में डूबकर मर जाता। वह एक भयानक मौत थी। उस पानी में चलना लगभग असंभव था। अगर वह पानी से कुचलकर मर नहीं जाता तो वह भूख से मर जाता। इस पानी के भीतर आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित करने का कोई तरीका नहीं था और इसलिए वह केवल मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकता था। अगर कोई उसे बचा भी लेता तो वह मुकदमे के बाद ही होता और वह जुआनतियान दाओ संप्रदाय में शामिल होने का अपना मौका खो देता। क्यों परेशान हो? इस झील को देखकर सिद्धार्थ ने मन ही मन सोचा कि उसके लिए इसे पार करना कोई रास्ता नहीं है। उसे याद आया कि जुआनटियन मठ में भी एक नदी थी जो रास्ता रोक रही थी। वह नदी आदमखोर मछलियों से भरी हुई थी और उसने उसे पार करने के लिए गुलेल का इस्तेमाल किया था। लेकिन यह चाल यहां काम नहीं करेगी। यह झील बहुत अजीब थी। उसके मन में हुओलोंग को बुलाने और ड्रैगन ब्लड योद्धा के साथ उड़कर पार जाने का विचार आया, लेकिन वहां बहुत से लोग उसे देख रहे थे और उसे अकेले जाने में शर्मिंदगी महसूस हुई। इसके अलावा उसे नहीं पता था कि यह काम करेगा या नहीं। सिद्धार्थ, मैंने आखिरकार तुम्हें पा लिया। मर जाओ। जैसे ही सिद्धार्थ अपना दिमाग खपा रहा था, एक भयंकर चीख सुनाई दी। हवा बर्फीली हो गई, मानो अचानक सर्दी आ गई हो। हान युनशान ने हमला किया। उसके चारों ओर रून घूम रहे थे। उसके हाथ में बर्फ की तलवार दिखाई दी और उसने उसे सिद्धार्थ पर फेंक दिया। मर जाओ। बर्फ जमने का आतंक। कट जाएगा। हान युनशान ने दहाड़ लगाई। उसकी तलवार अचानक आकार में फट गई और उससे निकलने वाली बर्फ क्यूई ऐसी लग रही थी मानो किसी व्यक्ति की आत्मा को जमा सकती है। यह उसकी सबसे शक्तिशाली चालों में से एक थी। सिद्धार्थ ने उसे प्रताड़ित किया था और उसके परिवार के गहनों को नष्ट कर दिया था। यहां तक कि स्वर्गीय दाव ऊर्जा भी वहां चोटों को ठीक करने में पूरी तरह से प्रभावी नहीं थी। इस प्रकार उसका परिवार वास्तव में टूट सकता था। इसके अलावा कई लोगों ने उसे नग्न अवस्था में बैल द्वारा घसीटे जाते हुए देखा था। भले ही उसने भविष्य में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हों, लेकिन यह उस दाग को नहीं धो पाएगा। सिद्धार्थ के लिए उसकी नफरत चरम पर पहुंच गई थी और उसने तुरंत अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया, इस बात की परवाह किए बिना कि वह उसे मार भी देगा। डबल ड्रैगन डिस्ट्रक्शन। सिद्धार्थ ने हाथ की मुहरें बनाई और दो ड्रैगनों ने विशाल बर्फ की तलवार को उड़ा दिया। लाखों हीरे जैसे क्रिस्टल हवा में भर गए जो सुंदर और भव्य दिखाई दे रहे थे। हान युनशान स्तब्ध रह गया। उसने सोचा था कि उसकी यह हरकत कम से कम सिद्धार्थ को गंभीर रूप से घायल कर देगी, अगर उसे मार नहीं देगी। लेकिन सिद्धार्थ को उसकी आखिरी सांसों पर देखने के बजाय एक मुट्ठी ने उसकी नाक पर वार किया, जिससे उसकी हड्डियां एक बार फिर टूट गईं। हान युनशान का चेहरा खराब हो गया और वह बेहोश हो गया। वहां मौजूद सभी लोग अब अपने होश में आए। उन्होंने सिर्फ दो ड्रैगन और एक बड़ा विस्फोट देखा था। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। हान युनशान सिद्धार्थ के हाथ में एक मुर्गे की तरह था। क्या यह कुछ ज्यादा ही अतिशयोक्ति नहीं है?